हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो फंडामेंटल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपके, जो कि मेनली बेस क्लियर करेगा आपके सभी के एग्जाम के क्वेश्चन के लिए बेस तैयार किया जाएगा। यहाँ पर वाइटल साइन के बारे में पढ़ते हैं। वाइटल साइन क्या होते हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है, कौन कौन से जो साइन होते हैं जो वाइटल साइन में इनको काउंट किया जाता है। तो मेनली आपको देखने को मिलेगा 5 टाइप के वाइटल साइन होते हैं, जिसमें मेनली टीपीआर और बीपी होता है। टेम्परेचर होगा, पी से पल्स, आर से होता है रेस्पिरेशन और बीपी ब्लड प्रेशर। उसके बाद में जो फिफ्थ स्टैंडर्ड वाइटल साइन होता है पेन होगा। लेकिन बात करें अगर यहाँ पर नॉन स्टैंडर्ड वाइटल साइन का, तो फिफ्थ नॉन स्टैंडर्ड वाइटल साइन होता है, उसमें एसपीओ2 आएगा, ब्लड ग्लूकोज आता है। लेकिन बात करें डिस्निया होता है, वो सिक्स नॉन स्टैंडर्ड वाइटल साइन होता है, ये होता है। लेकिन अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए इमरजेंसी कंडीशन में फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होगा, तो इमरजेंसी कंडीशन में हमेशा फिफ्थ वाइटल साइन होता है वो पिपिलरी रेस्पॉन्स होता है। जो पीपल का रेस्पॉन्स होता है उसको वाइटल साइन माना जाता है। तो फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होता है, नॉर्मल पूछा जाएगा तो पेन आंसर देना है। लेकिन क्वेश्चन में अगर नोट करके पूछा जाता है कि फिफ्थ वाइटल साइन इन द इमरजेंसी कंडीशन या इमरजेंसी में कौन सा होगा, तो वहां पर आपको आंसर देना है पिपिलरी रेस्पॉन्स को आंसर जाएगा। तो वाइटल साइन की बात करते हैं। अब वाइटल साइन क्या होते हैं, तो वाइटल साइन क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होते हैं, जो कि वाइटल ऑर्गन के द्वारा ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। अब मान लीजिए, अब वाइटल साइन का मतलब क्या होता है, जो भी आपके वाइटल्स ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हुए, या फिर आपके जो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो भी वाइटल ऑर्गन होते हैं उनके द्वारा वाइटल जो इंफॉर्मेशन दी जाती है, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, उन्हें ही वाइटल साइन के नाम से जाना जाता है। इन्हें वाइटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बॉडी के जो फंक्शन होते हैं उनको रेगुलेट और कंट्रोल करने का काम करते हैं, इसीलिए इनको वाइटल के नाम से जाना जाता है। और इसी में अगर इन वाइटल में किसी तरीके का डेविएशन या फिर इसमें अनकंट्रोल देखने को मिलता है तो इसे नाम दिया जाता है, इसे एबनॉर्मल बॉडी फंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर कहा जाएगा कि वाइटल में क्या है, एबनॉर्मलिटी देखने को मिल रही है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम अपने दोस्तों को और चहेतों को इस क्लास के साथ में जोड़ लीजिए, क्योंकि बाजीराव नर्सिंग एकेडमी से आपकी सफलता का विमान है कुछ ही क्षणों में उड़ने के लिए तैयार है। तो आप तैयार है, मैं तैयार हूं। आने वाली हर एग्जाम के लिए उन सभी को यहाँ पर डील किया जाएगा। हर क्वेश्चन को यहाँ पर एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन निकाल कर आपके लिए लाए जाएंगे। तो मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे कौन से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा। कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, तो रास्ता भी हमें खुद बनाना है। तो आपको अपनी मंजिल है अपने से सेट करके, टारगेट सेट करके उसको पाना है, तो उसके लिए मेहनत करनी है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। और उस दिन के लिए आपको लगातार दिन रात जाकर के मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बड़ा बनने के लिए रातों बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। और जिंदगी में तकलीफ का होना भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में ठोकर का लगना भी जरूरी होता है, क्योंकि जिंदगी में ठोकर और ताश में जोकर कभी भी माहौल बदल देते हैं। तो बात करते हैं वाइटल्स के बारे में, कौन कौन से वाइटल साइन होते हैं उन सभी की अगर मैं लिस्ट बनाना स्टार्ट करूं तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा टीपीआर, टीपीआर, बीपी, और जो फिफ्थ वाइटल साइन होता है वो होता है पेन। और यहाँ पर अगर यहाँ पर बात पूछ ली जाए, पेन है वो नॉर्मल वाइटल साइन है, फिफ्थ नॉर्मल वाइटल साइन होगा। लेकिन अगर पूछ ली जाए इमरजेंसी में, बात पूछते हैं कि इमरजेंसी में वाइटल फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होता है, तो इमरजेंसी फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा होगा, तो इमरजेंसी में जो फिफ्थ वाइटल साइन होता है हमेशा आंसर जाएगा उसका पिपिलरी, पिपिलरी रेस्पॉन्स। प्यूपिल का जो रेस्पॉन्स होता है आपको प्यूपिल देखना है। अगर यहाँ पर बात करें तो टीपीआर के बारे में, टी से होता है यहाँ पर टेम्परेचर, पी से होगा पल्स, आर से होता है रेस्पिरेशन, बी बीपी ब्लड प्रेशर, और पेन। जो फिफ्थ का है वो है पेन।
फिफ्थ। और बात करें अगर नॉन स्टैंडर्ड वाइटल साइन के बारे में, अगर मान लीजिए पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फिफ्थ नॉन स्टैंडर्ड वाइटल साइन कौन से होते हैं, तो वहां पर आपको आंसर देना होता है कि यहां पर जैसे SpO2 और ब्लड शुगर होता है, ये क्या है, फिफ्थ नॉन स्टैंडर्ड। तो मेनली एग्जाम में क्वेश्चन इससे नहीं आता है, मेनली क्वेश्चन आएगा आपका TPR BP से, और उसमें एग्जाम में स्पेसिफाई करके पूछा जाएगा कि फिफ्थ स्टैंडर्ड वाइटल साइन कौन सा होता है, तो पेन को आंसर देना है। अगर नॉन स्टैंडर्ड की बात पूछे तो ब्लड शुगर को, और यहां पर SpO2 को आंसर जाएगा। लेकिन अगर मान ले पूछ लिया जाए एग्जाम में कि फिफ्थ स्टैंडर्ड वाइटल साइन कौन सा होगा इमरजेंसी में या फिर इमरजेंसी कंडीशन में, जो फिफ्थ स्टैंडर्ड वाइटल साइन होता है, हमेशा आंसर देना है प्यूपिलरी रेस्पॉन्स को। तो सबसे ज्यादा आपको कंफ्यूजनल वाला क्वेश्चन यहीं से पैदा होता है। यहां से आपको स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ना आप टेम्परेचर में कंफ्यूजन होगे, पल्स रेस्पिरेशन में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, लेकिन जहां पर कंफ्यूजन होता है वहीं से क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। तो यहां से क्वेश्चन आता है हमेशा कि फिफ्थ स्टैंडर्ड वाइटल साइन कौन सा होता है, तो पेन होगा, नॉर्मल कंडीशन में है। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन में फिफ्थ स्टैंडर्ड वाइटल साइन के बारे में पूछेगा, हमेशा आंसर जाएगा वहां पर आपको प्यूपिलरी रेस्पॉन्स, इसका आंसर देना है। अगर प्यूपिलरी रेस्पॉन्स ना हो तो फिर आप पेन दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे आंसर जाएगा प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं अगर यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर के बारे में, तो नॉर्मल टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो यूथर्मिया होता है, कितना देखने को मिलेगा, आपने सभी ने पढ़ा हुआ है, नर्सिंग फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। बात करें अगर यहाँ पर अडल्ट में पल्स की, तो मैं जब पीडिया पढ़ाऊंगा वहां पर बच्चों में किस तरीके से पल्स में, रेस्पिरेशन में और बीपी में किस तरीके का वेरिएशन देखने को मिलता है, एज अकॉर्डिंग मैं वहां पर आपका सबका डील करा दूंगा। बात करें यहाँ पर अडल्ट की बात कर रहे हैं, तो पल्स में क्या देखने को मिलेगा, पल्स कितनी होती है, तो नॉर्मल अडल्ट पल्स होती है 72 को एक मॉडरेट माना जाता है, यहाँ पर एवरेज मानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको आंसर देना है 60 से लेकर के 100 बीट पर मिनट के हिसाब से पल्स आती है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट 72 है, एवरेज है, लेकिन बात करें तो 60 से कम। अब अगर 60 से कम हो जाती है, लेस देन 60, तो इसे नाम दिया जाता है ब्रेडिकार्डिया के नाम से जानते हैं। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है हार्ट रेट का 60 से कम हो जाना ब्रेडिकार्डिया कहलाएगा, लेकिन 100 से ज्यादा हो जाती है तो इसे टैकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। टैकी का मतलब ज्यादा, ब्रेडी का मतलब कम। 60 से कम है ब्रेडिकार्डिया, 60 से 100 से ज्यादा है टैकीकार्डिया के नाम से जाना जाएगा। बात करते हैं रेस्पिरेशन का, तो रेस्पिरेशन जो नॉर्मल होता है वो कितना होगा, 16 देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें एट एन एवरेज की, तो 12 से लेकर के 20 ब्रीथ पर मिनट इसका आंसर जाता है। अब बात करते हैं टैकीपनिया किसे कहेंगे। टैकीपनिया का मतलब होता है मोर देन 24, अडल्ट में अगर 24 ब्रीथ पर मिनट से ज्यादा हो जाती है तो इसे नाम दिया जाता है टैकीपनिया। और अगर बात करें अगर लेस देन 10 ब्रीथ पर मिनट से कम हो जाएगा रेस्पिरेशन, तो इसे नाम दिया जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो इसे नाम देंगे ब्रेडिपनिया। तो ये भी आपके छोटी छोटी टर्म है, इन टर्म को याद रखना है। बात करें अगर यहाँ पर ब्लड प्रेशर की, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm ऑफ Hg, और जो इसका मैप निकल करके आएगा, मैप का मतलब होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर के नाम से इसको जानते हैं। आपने पहले इसको निकालना सीख लिया है 120/80, तो इसका जो मीन निकल कर आता है 93.33, इसका मैप होगा, मीन आर्टीरियल प्रेशर के नाम से जानते हैं। बात करें पेन की, तो पेन होता है फिफ्थ स्टैंडर्ड वाइटल साइन है। तो पेन क्या है, ये क्या है, फिफ्थ स्टैंडर्ड वाइटल साइन होता है, और फिफ्थ स्टैंडर्ड वाइटल साइन है। और ये कैसा क्या होता है, तो यहाँ पर कौन सा देखने को मिलेगा, ये एक सब्जेक्टिव होता है, बाकी सभी क्या है ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो कि किसी फिजिशियन या फिर क्लिनिशियन के द्वारा डिटेक्ट करके बताया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी पर्सन का बीपी है, बढ़ा हुआ है, कम है, तो ये बताएगा नहीं वो, लेकिन आप जब उसका बीपी चेक करोगे स्पाइगमोमैनोमीटर से, तो
तो पता चलेगा कि उसका बीपी बढ़ा हुआ है, और 140 से ज्यादा होता है तो उसे हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो पेन क्या होता है, यहाँ पर एक सब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है, पर्सन होगा वो आकर के बताएगा। अब आप किसी पर्सन को देख करके ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि पर्सन का सर दर्द कर रहा है, पेट दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है, बदन दर्द कर रहा है, हाथ दर्द कर रहे हैं, पैर दर्द कर रहे हैं, या क्या दर्द कर रहा है, इसके बारे में आपको पता नहीं लगता है, लेकिन वो पर्सन आकर के खुद बताता है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्टिव क्राइटेरिया हो गया है। लेकिन बात करें अगर इन चिल्ड्रंस में या इन्फेंट की बात करें या चिल्ड्रंस की बात करें, छोटे बच्चों में, तो ये क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है। पेन होगा वो क्या होता है, छोटे बच्चों या इन्फेंट में ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है। और इसके लिए क्या यूज किया जाता है, वोंग बेकर स्केल, वोंग बेकर स्केल का यूज किया जाता है, जिसमें मेनली फेशियल एक्सप्रेशन देख करके पता लगाया जाता है और उसकी रेटिंग की जाती है। 1 से लेकर के 10 तक उसके रेटिंग की जाएगी। तो वोंग बेकर स्केल या पेन फेसेस स्केल के नाम से जानते हैं, उसे किस नाम से जानेंगे, वोंग बेकर स्केल या पेन फेसेस स्केल के नाम से जानते हैं। तो इस पे अलग अलग तरीके के क्या बना दिए जाते हैं, फेस बना दिए जाते हैं। इमोशनली जितना ज्यादा पेन होता है उसको 0 से लेकर यहाँ पर 10 तक इसका डिवाइडेशन कर देते हैं। तो वोंग बेकर स्केल या पेन फेसेस स्केल के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होता है चिल्ड्रंस या इन्फेंट में, जिसको अंदाजा, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बोलकर नहीं बता पाएंगे कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, कि यहाँ दर्द हो रहा है। आपको उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके बताना होता है। तो ये बात कर ली है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 6 नॉन स्टैंडर्ड वाइटल साइन, 6 नॉन स्टैंडर्ड वाइटल साइन के बारे में, तो वहां पर आंसर करना है डिस्निया को। आंसर जाएगा, अगर मान लीजिए पूछा जाता है 5th नॉन स्टैंडर्ड के बारे में कि 5th नॉन स्टैंडर्ड कौन से होते हैं, तो 5th नॉन स्टैंडर्ड जो वाइटल साइन होगा उसमें आपको आंसर देना है। एक तो ब्लड शुगर को आंसर देना है, दूसरा आंसर देना है SpO2 का जो लेवल होता है, ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड है। लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा तो स्टैंडर्ड पूछा जाता है मेनली। 5th स्टैंडर्ड कौन सा होता है, पेन होता है। इमरजेंसी कंडीशन में कौन सा होगा, तो यहां पर देखने को मिलेगा मेनली आपका पिपिलरी रेस्पॉन्स को आंसर देना है। पिपिल का रेस्पॉन्स क्या है उसके अनुसार आपको आंसर देना है। लाइट से रेस्पॉन्सिव है, नॉट रेस्पॉन्सिव है, आंसर देना है। उस हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। इमरजेंसी कंडीशन में तो पिपिल का डायमीटर होता है वो कितना देखने को मिलता है, क्या क्या इसका आंसर होगा, तो यहां पर इस हिसाब से आंसर देना होता है। 2 to 8 mm का देखने को मिलेगा, 2 to 4 होता है लाइट में देखने को मिलेगा, और 4 to 8 हो जाता है नाइट में देखने को मिलता है। तो ये पिपिल का क्या है, डायमीटर के बारे में बात कर ली है। अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं यहां पर, तो क्या देखने को मिलेगा, अब बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। अब बात करते जाएंगे टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और पेन को डिटेल में अपन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन है वो मैं आपको देने जा रहा हूं। यहां पर अगर मान लीजिए आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं पर्सन का, तो वहां पर कौन सी आपको फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन का, आप जब फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो वहां पर आपको क्या फॉलो करना है, तो वहां पर आपको मेनली फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपको इंस्पेक्शन करना है, उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, इंस्पेक्शन कर लिया आपने, उसके बाद में आपको करना है। लेकिन अगर मान लीजिए अब यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने जा रहा हूं कि यहां पर मेनली सबसे पहले अगर मान लीजिए आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, आपके पास में आप यहां पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनकर के या बैठे हैं, या फिर मान लीजिए आप नर्सिंग ऑफिसर बनकर के एम्स में काम कर रहे हो, उसके बाद में कोई पर्सन आता है आपके पास में, कोई पेशेंट आता है, तो आपको सबसे पहले उसका फिजिकल हिस्ट्री टेकिंग करना पड़ेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे उसके बाद, तो जब आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो कौन कौन से टेक्निक्स होती है जिनका यहाँ पर यूज करना होगा, तो फिजिकल एग्जामिनेशन की टेक्निक्स के बारे में बता देता हूं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले जैसे ही आपके पास में कोई पर्सन आता है, मान लीजिए किसी पर्सन के हेड में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, उल्टियां हो रही थी, दस्त हो रहे थे, डायरिया हो रहा था, लूज मोशन हो रहा था, किसी तरीके का और कोई मोशन सिकनेस है, या फिर बात करें वहां पर उस पर्सन को वोमिटिंग हो रही है, नोजिया हो रहा है, जो
भी एवरीथिंग उसको हो रहा है आकर के आएगा। सबसे पहले आपको हिस्ट्री पूछनी है कि इससे पहले कब हुआ था, कैसे हुआ था, कब से हो रहा है, कितने दिन पहले हुआ था, कब इसका क्या ट्रीटमेंट लिया, पूरी हिस्ट्री, पहले किसी को नहीं था, आस पड़ोस में नहीं है, ये सभी पूछना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हिस्ट्री टेकिंग करनी होती है। ये एक हिस्ट्री टेकिंग होती है, ये आपका अलग कंसेप्ट है। उसके बाद में आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग होती है, उसमें हिस्ट्री टेकिंग होती है। लेकिन बात करें अगर यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में, तो वहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, पर्सन आएगा तो फर्स्ट स्टेप में उसका इंस्पेक्शन करना है। अब इंस्पेक्शन का मतलब होता है आप जैसे ही कोई पर्सन आता है आपके पास में, कोई पेशेंट आता है, तो आपको उसको खुली आंखों से उसको देखना है। आराम से पर्सन को देख करके आप क्या क्या पता लगा सकते हैं उन सभी के बारे में आपको याद बता देना है, या आप नोटिस कर लो पर्सन देखने में कैसा लग रहा है, सुंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वेल दिख रहा है, नहीं दे रख रहा है, देखने में डल है, या फिर आपका एक्टिव दिख रहा है। तो इन सभी के बारे में आप देख करके पता लगा सकते हैं। तो इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन के बाद में सेकंड प्रोसेस होती है, उसमें पाल्पेशन करना है, पर्सन को टच कर करके पता करना है। अगर मान लीजिए पर्सन का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, फीवर है, तो उसका पता कैसे लगाओगे, तो उसको जब आप टच करोगे, देख करके बताओगे। जब आप टच करते हैं तो टेम्परेचर को, जब भी आप टेम्परेचर लेते हैं या टच करते हैं किसी पर्सन को, तो उसको कौन सी एस्पेक्ट से आपको टच करना होता है, तो हमेशा उसको कौन से, जो डोर्सल एस्पेक्ट होती है, वेंट्रल एस्पेक्ट क्या होती है, मोटी होती है। इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा जब भी टच करोगे तो ऐसे उसको टच नहीं करना है, हमेशा उसको डोर्सल एस्पेक्ट से टच करना होता है, क्योंकि इसकी जो स्किन होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसलिए आपको इजी वे में उसके टेम्परेचर का पता लग जाएगा। इसलिए जब भी आप किसी पर्सन का टेम्परेचर लेते हैं तो उसको टच करके आपको डोर्सल एस्पेक्ट को टच करना होता है, वेंट्रल को टच नहीं करते हैं। डोर्सल को टच करके पता लगाना है कि उसका टेम्परेचर है, कम है या ज्यादा है, तो पाल्पेशन करना है। पाल्पेशन के बाद में थर्ड पॉइंट आता है कि यहाँ पर उसका परकशन करना पड़ेगा। अब परकशन का मतलब क्या होता है, परकशन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी ऑर्गन्स होते हैं उनको ऊपर क्या की जाती है, टैपिंग की जाती है। लाइक दैट, अगर कोई मान लीजिए आपके पास में कोई पर्सन आता है जिसमें क्या देखने को मिल रहा है, एसाइटिस है। एसाइटिस का मतलब क्या होता है, एसाइटिस का मतलब होता है एब्नॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है पेरिटोनियम में। अगर पेरिटोनियम लेयर के बीच में अगर एसाइटिक फ्लूइड का या फिर किसी फ्लूइड का एब्नॉर्मल कलेक्शन हो जाता है तो उसे एसाइटिस के नाम से जाना जाता है। मेनली देखने को मिलता है लीवर वाली कंडीशन में, जहां पर लीवर फेल्योर कंडीशन हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पर एल्बुमिन होता है, जो प्रोटीन्स होती है उनका, एल्बुमिन ग्लोबुलिन का कमी हो जाती है और उसकी वजह से एसाइटिस हो जाता है। फ्लूइड वेन से निकल करके बाहर आ जाता है और पेरियोस्टियम में आकर के, पेरिटोनियम में आकर के सॉरी जमा हो जाता है। तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा, अब जब आप उसके टैपिंग करते हैं तो वहां पर एक साउंड प्रोड्यूस होती है। एवरी ऑर्गन को जब भी आप टैपिंग करोगे, अगर दैट आप लोग, अगर यहाँ पर आप चेस्ट पे भी एक टैपिंग करते हैं तो भी आपको एक साउंड प्रोड्यूस होता है और उसी को नाम दिया जाता है परकशन के नाम से। जानते हैं कि बॉडी के द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है नॉर्मल, उसको सुना जाता है टैपिंग करके, उसी को नाम देते हैं परकशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पर आपको करना है ऑस्कल्टेशन। अब ऑस्कल्टेशन आपने बहुत सुना होगा और आपने जब भी आपने यहाँ पर ड्यूटियां की होगी हॉस्पिटल में, क्लिनिकल सेटिंग में, या जब भी आपका जो प्रोविजनल पीरियड था उसमें आपने क्या की है, ड्यूटियां करी है। आपकी ट्रेनिंग के टाइम पे जब भी आप ड्यूटी करने जाते थे, आपको बड़ा शौक था डॉक्टर बन के जाने का, तो आपने सभी ने खरीदा होगा स्टेथोस्कोप का, आप सभी ने यूज किया होगा। तो गले में आपके स्टेथोस्कोप लगाने का बड़ा शौक था। पहले दिन जिस दिन आपकी फर्स्ट क्लिनिकल ड्यूटियां लगी थी, उस दिन आप बड़े जोश जुनून और जज्बे के साथ में पूरी दुनिया को हिलाने के लिए ऐसे बन करके गए थे कि मैं ही पूरा डॉक्टर हूं, जाकर के मरीज की ऐसी सेवा करूंगा कि वो जिंदगी भर याद करेगा। लेकिन धीरे धीरे आपका जैसे जैसे 2-4 दिन बीतते हैं, जज्बा जोश जुनून होता है, कम पड़ने लग जाता है और आपको फिर पेशेंट से, स्टेथोस्कोप से कोई लगाव नहीं रहता है। आपको ड्यूटियां करनी रहती है, बंक मारने रहते हैं, गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। जैसे ही कोई आता है प्रेजेंट करने, तुरंत आप पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो चला जाता है, वापस से आप अपने धुन में मस्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप सभी ने किया है, मेरे को पता है क्योंकि मैं भी इस एक्सपीरियंस से गुजरा हुआ हूं। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, मैनिपुलेशन देखने को मिलता है, या फिर बात करें ऑल्फैक्शन और मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा। तो फिफ्थ स्टेज होती है मैनिपुलेशन। फिफ्थ स्टेज में ऑल्फैक्शन होगा। अब ऑल्फैक्शन का मतलब होता है आप अपनी
ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन का मतलब क्या होता है? ऑल्फैक्शन का मतलब होता है नोज के द्वारा, आप नोज के द्वारा, तो ऑस्कल्टेशन का मतलब क्या हुआ? स्टेथोस्कोप के द्वारा जो बॉडी की नॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होती है उनको सुना जाता है, इसे ही ऑस्कल्टेशन कहते हैं। तो आपने दिल की धड़कन तो सुनी होगी, और आजकल का तो माहौल ही है, वैलेंटाइन डे वाला चल रहा है, तो आपने अपनी धड़कन तो जरूर सुनी होगी, अपनी नहीं तो सामने वाली की सुनी होगी, जरूर सुनी होगी, और आपने महसूस कर लिया होगा बिना स्टेथोस्कोप के भी आपको अभी तो दिल की धड़कन सुनाई दे रही होगी। तो यहां पर आपको ऑस्कल्टेशन का मतलब होता है स्टेथोस्कोप से अगर किसी बॉडी की जो नॉर्मल साउंड होती है उनको सुना जाता है तो वो ऑस्कल्टेशन के नाम से जाना जाएगा। बात करूंगा जब मैं पल्स पढ़ाऊंगा तो डायक्रोटिक पल्स के बारे में। डायक्रोटिक पल्स का मतलब होता है एक बार अगर आपका दिल धड़कता है और दो लोगों को सुनाई दे रहा है, आप समझ रहे होंगे मेरी बात की अगर मान लीजिए आपका एक बार हार्ट बीट का पल्सेशन है और दो बार फील हो रही है, एक बार हार्ट बीट कर रहा है और दो बार पल्सेशन होता है, तो उसे डायक्रोटिक पल्स के नाम से जाना जाता है। मेनली अगर मान लीजिए आपका दिल एक बार किसी के लिए धड़क रहा है और दो लोगों को सुनाई दे रहा है तो उसे नाम दिया जाता है डायक्रोटिक पल्स के नाम से जाना जाएगा। बात करते हैं ऑल्फैक्शन का मतलब होता है अब आप अपनी लंबी नाक से यहां पर सूंघ करके किस तरीके की बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है नाक से या ऑल्फैक्शन से, जो आप पता लगा सकते हैं ऑल्फैक्शन कहलाएगा। बात करते हैं मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन ये क्या होगा? यहाँ पर मैनिपुलेशन होगा, और मैनिपुलेशन के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं? रेंज ऑफ मोशन के बारे में पता लगा करके आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पर मेनली जॉइंट के बीच का जो फ्लेक्शन होता है उनका पता लगाया जाता है, तो ये मैनिपुलेशन में किया जाएगा कितना मैनिपुलेट हो रहा है इसके बारे में। तो ये मेनली जो फिजिकल एग्जामिनेशन की स्टेप होती है, नॉर्मल स्टेप होती है, ये क्या है? ये नॉर्मल स्टेप्स की बात करेंगे, ये नॉर्मल फिनोमिना होता है। लेकिन यहां से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन अब मैं एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन यहां पर बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो ये क्या है? नॉर्मल टेक्निक्स होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पर इस ब्रैकेट से आने वाला क्वेश्चन है आपके लिए मेनली कि अगर जब भी आप क्या करते हैं एब्डोमिनल का एग्जामिनेशन करते हैं, एब्डोमिनल का फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो कौन सी टेक्निक को यूज करते हैं? तो ड्यूरिंग द, अगर अब आप क्या कर रहे हो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, अगर आपको क्या करना है दे दिया जाता है, अगर आपको यहां पर असाइनमेंट में कि क्या करना है आपको एब्डोमिनल का एग्जामिनेशन करना है, तो मेरे दोस्तों वहां पर आपको एक गलती नहीं करनी है, ये वाला स्टेप फॉलो नहीं करना कि सबसे पहले इंस्पेक्शन किया, पाल्पेशन, परकशन और ऑस्कल्टेशन, ये नहीं करना है। यहां पर जब भी आप एब्डोमिनल का एग्जामिनेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर बनता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है और जो अलग होता है वहीं से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि भीड़ में कभी भी किसी का चेहरा नहीं होता है, इसीलिए वहां से क्वेश्चन कम उठाए जाते हैं। जो अलग चलता है वहीं से क्वेश्चन आता है, और जो भीड़ से निकल करके अलग चलेगा वही एक दिन इतिहास बना देता है, क्योंकि जो पानी से नहाएगा केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा एक दिन पूरा इतिहास बदलेगा। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो एब्डोमिनल के एग्जामिनेशन में कुछ स्टेप्स होती है जो अलग फॉलो की जाएगी। तो फर्स्ट स्टेप तो इसमें सेम होती है, तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा कि वही आपका सबसे पहले पर्सन आएगा, आपको आपकी आंखों से देख करके जो आप पता लगा सकते हैं उसका पता लगाना है, कैसा दिख रहा है, क्या हो रहा है, कितना गंदा है, सही है, या फिर उसका देखने में वह अपीयरेंस कैसा है, क्या वेल अपीयरेंस है या फिर उसका डल अपीयरेंस लग रहा है, उस हिसाब से आपको देखकर आप पता लगा सकते हैं। उसकी सीवियरिटी के बारे में अगर मान लीजिए कोई ट्रोमा होता है, दिखता है, तो आपको पता लग जाएगा कि केस है इमरजेंसी है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर पे आपको इंस्पेक्शन के बाद में क्या करना होगा, डायरेक्टली आपको ऑस्कल्टेशन करना पड़ता है, स्टेथोस्कोप उठाना है और उसका क्या करना होगा, ऑस्कल्टेशन करना है एब्डोमिनल का। बात करें अगर थर्ड नंबर पे तो वहां पर आपको क्या करना है, परकशन करना है, और लास्ट स्टेप में पाल्पेशन, परकशन, एंड फोर्थ स्टेप में उसका पाल्पेशन करना होता है। क्योंकि अब यहां पर क्या देखने को मिलेगा, जब भी अगर मान लीजिए कोई एब्डोमिनल वाला पर्सन है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है और डायरेक्टली आपने इंस्पेक्शन के बाद में पाल्पेशन कर दिया, तो वहां पर आपको क्या हो सकता है, उसके जो बाउल के साउंड्स होते हैं उनमें एब्नॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे पूरी तरीके से ये क्या होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, तो यहाँ पर बाउल में किसी भी तरीके का
क्या मिल सकता है, एब्नॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। इसीलिए बाउल का जब भी आप एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, पहले आपको इंस्पेक्शन करना है, ऑस्कल्टेशन करना है, उसके बाद में परकशन करना है, और परकशन करने के बाद ही आपको क्या करना होता है, पाल्पेशन करना होगा। तो ये आपका मेनली ये क्रम फॉलो किया जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली एग्जाम के लिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसमें यही से पूछा जाता है, या फिर वो क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है, तो दोनों में इंस्पेक्शन होती है, लास्ट स्टेप में यहाँ पर पाल्पेशन और यहाँ पर ऑस्कल्टेशन होता है। तो ये दोनों एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। अब बात करेंगे अपन टेम्परेचर के बारे में, पढ़ लेते हैं टेम्परेचर किस तरीके से यहाँ पर आपको अफेक्ट करने को मिलेगा। तो आपकी पूरी प्रोसीजर थी फंडामेंटल का, एक एक प्रोसीजर मैंने जब स्टार्टिंग करी थी तो सीपीआर से लेकर के ट्रैकियोस्टोमी हुआ, एंडोट्रेकियल ट्यूब हुआ, या फिर आपका चेस्ट ट्यूब हुआ, इसके बाद में आपने पढ़ लिया है पूरी तरीके से सूचर्स के बारे में पढ़ा दिया गया है आपको। एंडोट्रेकियल ट्यूब, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब हुआ, फोलिस कैथेटर हुआ, इसके बाद में आपने देखा कि कौन कौन से एयरवे होते हैं, साइज क्या होती है, एनजी ट्यूब की साइज पढ़ ली आपने, एनजी के कलर पढ़ लिए हैं, गुडल्स एयरवे पढ़ लिए हैं, आने वाले देश और दुनिया के सभी एयरवे के बारे में, गुडल एयरवे, बर्मन एयरवे, सभी के बारे में, ओरोफेरेंजियल एयरवे, नेजल एरिया, लैरिंजियल मास्क एयरवे, या फिर आइजल, सभी के बारे में आपको पढ़ा दिया गया है। तो एक एक आपका पहले ही आपकी प्रोसीजर वाले टॉपिक थे पूरी तरीके से कंप्लीट है, क्योंकि वहां से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए बात करने जा रहे हैं हम टेम्परेचर के बारे में। तो सबसे पहला जो वाइटल साइन है टेम्परेचर की बात करेंगे। टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो टेम्परेचर आपने देखा होगा, जैसे आप किसी पर्सन को टच करते हैं तो अगर उसका जो फील होता है, जो उसका तापमान फील होता है, या उसका बॉडी की जो एनर्जी फील होती है, उसे ही नाम दिया जाता है टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। तो डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी, तो टेम्परेचर होता है, इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है वो होती है डिग्री ऑफ हीट मेंटेन्ड बाय द बॉडी, डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी, बॉडी के द्वारा जो बॉडी की हीट को मेंटेन किया जाता है। डिग्री ऑफ हीट मेंटेन्ड बाय द बॉडी के द्वारा जो बॉडी की हीट को मेंटेन किया जाता है उसे ही नाम दिया जाता है टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। तो डिग्री ऑफ द हीट मेंटेन्ड बाय द बॉडी के द्वारा जो बॉडी के द्वारा क्या होता है, डिग्री ऑफ हीट को मेंटेन किया जाता है, उसे ही टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। अब यहां से टेम्परेचर से मेनली दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टेम्परेचर जो रेगुलेटरी सेंटर होता है कहां पर देखने को मिलेगा। अब टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, उसमें दो टाइप का होगा, एक थर्मोलाइसिस होता है, सेकंड नंबर पे होगा थर्मोजेनेसिस होता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर होता है कहां पर पाया जाता है। तो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर होता है कहां पर देखने को मिलेगा। तो हाइपोथैलेमस में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस आपने पढ़ा हुआ है। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड, या फिर इसे हेड मास्टर ऑफ द एंडोक्राइनल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर कहां होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। बात करें इसमें मेनली टू टाइप के सेंटर होते हैं, एंटीरियर हाइपोथैलेमस एंड पोस्टीरियर, सेकंड होता है पोस्टीरियर। अब आपको पोस्टीरियर क्या करेगा, एंटीरियर क्या करता है। तो पोस्टीरियर होता है पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन ऑफ हीट, पी और पी से याद रखना है। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पी से, पोस्टीरियर एंड पी से प्रोडक्शन ऑफ हीट का काम करता है। अगर हीट का प्रोडक्शन हो रहा है कहां से होगा, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस करेगा। लेकिन अगर हीट का लॉस हो रहा है तो कौन करेगा, हीट लॉस होता है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर कहां पर पाया जाता है। तो मेनली होता है आपका हाइपोथैलेमस में होगा। बात करें यहां पर दो टाइप के सेंटर होते हैं, एंटीरियर हाइपोथैलेमस, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। एंटीरियर हाइपोथैलेमस होगा, हीट का लॉस करवाता है, जिसे नाम दिया जाता है, यहां पर हीट लॉस को नाम देते हैं
लाइसिस, थर्मोलाइसिस को ही नाम दिया जाता है, हीट लॉस का मतलब होता है थर्मोलाइसिस। एंड बात करें यहाँ पर थर्मोजेनेसिस होता है, पी फॉर प्रोडक्शन होगा, तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस प्रोडक्शन करवाता है हीट का और इसे नाम देते हैं थर्मो जेनेसिस के नाम से जाना जाता है। तो थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट का प्रोडक्शन होना, लाइसिस का मतलब होता है एल फॉर लाइसिस एंड एल फॉर लॉस, तो थर्मोलाइसिस होगा, हीट लॉस होती है, इंटीरियर हाइपोथैलेमस करेगा, प्रोडक्शन होता है वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस करता है और थर्मोजेनेसिस के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अगर मैं यहाँ पर सेंटर्स की बात करूं तो यहाँ पर मेनली आपको देखने को मिलेगा कौन से सेंटर्स होते हैं हाइपोथैलेमस में पाया जाता है, तो मेनली आपके हाइपोथैलेमस में हंगर सेंटर पाया जाएगा। हंगर सेंटर भी किसमें पाया जाता है, हाइपोथैलेमस में मिलता है। हाइपोथैलेमस में कौन सा सेंटर होगा, इसके अलावा हंगर सेंटर होता है, थ्रस्ट सेंटर होता है, ये सभी किसमें पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। हंगर सेंटर, थ्रस्ट सेंटर सभी हाइपोथैलेमस में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर सेंटर्स की बात छिड़ गई है तो सेंटर्स की यहाँ पर लंकाई लगा देते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए रेस्पिरेटरी सेंटर्स की बात पूछी जाती है कि रेस्पिरेटरी सेंटर और सेकंड नंबर का जो सेंटर है, मान लीजिए यहां पर पूछा जाता है वेसोमोटर सेंटर, वेसोमोटर सेंटर या फिर आपका रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, कहां पर पाए जाते हैं, तो ये मेनली पाया जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाया जाएगा। मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ओब्लोंगाटा में कौन कौन से सेंटर होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर होगा, वेसो मोटार सेंटर होता है, ये किसमें पाए जाते हैं, एपनियोस्टिक सेंटर्स की बात करें न्यूमोटैक्सिक सेंटर होते हैं, किसमें देखने को मिलेगा, पोन्स में पाए जाते हैं। लेकिन रेस्पिरेटरी सेंटर आंसर में आएगा तो वहां पर रेस्पिरेटरी सेंटर और वेसोमोटार सेंटर किसमें देखने को मिलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगाटा में पाया जाता है। बात करें अगर सैक्रल प्लेक्सस के, कि सैक्रल प्लेक्सस होता है कहां पर देखने को मिलता है, पॉन्स होता है, उसमें सैक्रल मिक्चुरेशन सेंटर कहां पर पाया जाता है, पॉन्स पर पाया जाएगा। लेकिन बात करें मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर का तो वो पाया जाता है आपका सैक्रल प्लेक्सस में देखने को मिलेगा। अगर यहां पर मैं बात करूं कि मिक्चुरेशन सेंटर्स की बात करूं कि मिक्चुरेशन सेंटर कहां पर होता है, ये पॉन्स में पाया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर का, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर के बारे में, तो मिक्चुरेशन जो रिफ्लेक्स सेंटर होता है कहां पर पाया जाएगा, सैक्रल प्लेक्सस, सैक्रल प्लेक्सस में पाया जाता है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स सेंटर। और मिक्चुरेशन सेंटर होता है पॉन्स में पाया जाएगा। रेस्पिरेटरी सेंटर और वेसोमोटर सेंटर होते हैं, ये मेनली आपके मेडुला में पाए जाते हैं। हंगर, थ्रस्ट और आपका जो टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर होता है हाइपोथैलेमस में देखने को मिलता है, तो ये मेनली आपके सेंटर्स होते हैं। सीटीजेड होता है, इसके साथ ही यहाँ पर आपको थर्ड लिखना है, सीटीजेड होगा कीमो रिसेप्टर ट्राइगर जोन या वॉमिटिंग सेंटर होता है, वो भी कहां पर पाया जाएगा, तो सीटीजेड इज ऑल्सो नोन एज वॉमिटिंग सेंटर। सीटीजेड को वोमिटिंग सेंटर के नाम से जाना जाता है। कीमो रिसेप्टर ट्राइगर जोन, ये भी किसमें देखने को मिलेगा, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है। बहुत ही ज्यादा एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है सेंटर्स के बारे में। अब बात करेंगे अपन थर्मोजेनेसिस के बारे में कि थर्मोजेनेसिस होता है किस किस टाइप से हो सकता है। तो थर्मोजेनेसिस क्या होगा, इसमें केमिकल रेगुलेशन होता है, हीट का प्रोडक्शन का केमिकल रेगुलेशन किया जाता है। ये एक क्या होता है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस इसको मेंटेन करेगा। थर्मोलाइसिस आपने पढ़ लिया है जिसमें फिजिकल रेगुलेशन होगा हीट लॉस का, और ये एंटीरियर हाइपोथैलेमस होता है मेंटेन करता है। बात करें यहाँ पर थर्मोजेनेसिस के बारे में, तो कौन कौन से किस टाइप से थर्मोजेनेसिस हो सकता है, तो प्रोडक्शन ऑफ हीट का प्रोडक्शन होना थर्मोजेनेसिस कहलाता है। पोस्टीरियर, पी फॉर प्रोडक्शन एंड पी फॉर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस का प्रोडक्शन करता है। अब इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट के ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का ऑक्सीडेशन की वजह से थर्मोजेनेसिस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी से, यहाँ पर मैं लिखने कम वाला हूं और बोलूंगा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारा मटेरियल आपको देना है, तो जल्दी जल्दी से आपको लिखना है कंटिन्यूटी में। जल्दी से आप अपनी पेन कापी उठा करके और पूरी तरीके से आपके कंसंट्रेशन को मेंटेन करके तैयार हो जाइए।
यहाँ पर लिखने के लिए याद रखना है, आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। बस आप अपना कंसंट्रेशन यहाँ पर मेंटेन करके रखिए। तो बात करें यहाँ पर थर्मोजेनेसिस के बारे में, और थर्मोजेनेसिस होता है किसके द्वारा किया जाता है? थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट, हीट का प्रोडक्शन किया जाता है, उसे थर्मोजेनेसिस के नाम से जाना जाएगा। ये किसके द्वारा किया जाता है? तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के द्वारा मेंटेन की जाती है। और बात करते हैं यहाँ पर थर्मोजेनेसिस कैसे कैसे हो सकता है, तो ये मेनली क्या होता है? केमिकल रेगुलेशन के द्वारा होगा। यहाँ पर केमिकली रेगुलेशन होता है। मान लीजिए आपने फूड लिया है, तो फूड का क्या होता है? आप चबाओगे, मेस्टिकेशन करोगे, उसके बाद में केमिकल मिलकर के उसका डाइजेशन होता है। तो ये क्या हुआ? एक केमिकल रेगुलेशन होती है जिसके द्वारा बॉडी की हीट को मेंटेन किया जाता है। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस इसको मेंटेन करेगा। आगे बढ़ते हैं, किस किस के द्वारा इसको मेंटेन किया जा सकता है? तो सबसे पहला ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करें तो जब भी आपका प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन में क्या होता है फूड का, तो 1 ग्राम अगर फैट की बात करें, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा, 1 ग्राम फैट होती है, और 1 ग्राम आपका प्रोटीन होता है। कितनी कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराता है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन एंड 1 ग्राम फैट होती है। कितना आपको एनर्जी प्रोवाइड कराएगी? तो कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड होती है, प्रोटीन से भी 4 किलो कैलोरी होगा, लेकिन बात करें फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइडेड होती है। इसलिए आपको जब भी बॉडी छोटी बनानी है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर फैट लेना ज्यादा होता है, क्योंकि ये 9 किलो कैलोरी प्रोटीन होगा। प्रोटीन क्या करता है? जाकर आपकी बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। इसलिए आपने देखा होगा जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं उनको प्रोटीन पाउडर दिया जाता है, अंडे खाते हैं, और उसके साथ साथ मीट वगैरह या फिर सोयाबीन जो कि जिसमें एक्सेसिव प्रोटीन होता है, ये जाकर के बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। तो प्रोटीन का जो फंक्शन होता है मेनली क्या होगा? बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। अगर आपको भी अपनी बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आज से ही प्रोटीन लेना स्टार्ट कर दे डाइट में। आगे कार्बोहाइड्रेट होता है, 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड कराएगा, 1 ग्राम प्रोटीन होता है, 4 किलो कैलोरी, लेकिन 1 ग्राम फैट होती है, वो 9 किलो कैलोरी से एनर्जी प्रोवाइडेड होती है। सेकंड नंबर की बात करें यहां पर तो देखने को मिलेगा एसडीए के बारे में पढ़ने वाले। एसडीए का मतलब होता है स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड। फूड का स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन क्या होता है? फूड के स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो फूड का जो स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन होता है मेनली कौन सा देखने को मिलेगा, क्या होता है इसका मतलब? तो यहाँ पर होगा थर्मिक इफेक्ट ऑफ द फूड। फूड का थर्मिक इफेक्ट क्या होता है, किस तरीके से ये आपको अफेक्ट करता है? तो बात करें जो टोटल अमाउंट ऑफ द एनर्जी एक्सपेंडिचर इन द प्रोसेस ऑफ द फूड टू स्टोर करने के लिए खुद के। अब मान लीजिए आपने, ये डायरेक्ट नहीं है कि आपने 1 ग्राम यहाँ पर, या मान लीजिए यहाँ पर 100 ग्राम अगर आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है तो उससे कितना प्रोटीन, कितना कैलोरी मिलेगा? 400 किलो कैलोरी यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड होगी। लेकिन उस 4 किलो कैलोरी आपने अगर डायरेक्ट आपने 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लिया तो टोटल उससे 4000 किलो कैलोरी, सॉरी 400 किलो कैलोरी कभी भी आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि कुछ एनर्जी होती है उस फूड को एक्सपेंडिचर करने में और उसको स्टोर करने के लिए यूज हो जाती है। तो उसका कितना परसेंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो एसडीए का मतलब होता है कि टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ द फूड एंड द स्टोरेज ऑफ फूड के लिए जो यूज कर ली जाती है उसे स्पेसिफिक डायनेमिक ऑफ एक्शन के नाम से जाना जाता है। तो अमाउंट ऑफ द एनर्जी एक्सपेंडिचर इन प्रोसेसिंग ऑफ द फूड एंड यूज एंड स्टोरेज। अब कोई भी फूड होता है उसको खाने के बाद में वहां पर पूरा नहीं देता है, उसमें कुछ उसको स्टोर करने में, कुछ उसका एक्सपेंडिचर करने में खुद को उसके लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो एनर्जी यूज की जाती है उसे ही एसडीए के नाम से जाना जाता है, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर एसडीए होता है कार्बोहाइड्रेट का कितना होगा, प्रोटीन का कितना होता है, फैट का कितना होगा, और मिक्स्ड डाइट का कितना देखने को मिलता है।
तो ये आपको मेनली 1 बाय 1 करके याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है, तो सबसे कम कार्बोहाइड्रेट का देखने को मिलेगा केवल 5 to 6% होता है। लोवेस्ट एसडीए किसका होता है, तो लोवेस्ट एसडीए होगा कार्बोहाइड्रेट का होगा, जिसमें अगर मान लीजिए 1 ग्राम आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है तो उसको 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन उसको खुद को ये 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड कराने के लिए खुद के ऊपर भी कुछ खर्च करना पड़ेगा। सबसे पहले यही होता है आपके संसार में भी कि सबसे पहले वो अपना पेट भरेगा, तो उसको ये प्रोवाइड करवाने के लिए 4 किलो कैलोरी प्रोवाइड कराने के लिए इसमें से कुछ एनर्जी का 5 से 6% वो खुद पर खर्च करता है, और इसे ही एसडीए के नाम से जानते हैं। बात करें अगर प्रोटीन के एसडीए का, तो प्रोटीन का जो एसडीए होता है सबसे ज्यादा देखने को मिलता है 30% होगा। 30% जो कि हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट एसडीए। अगर मान लीजिए आपने 100 ग्राम प्रोटीन लिया है तो उसमें से 4 किलो कैलोरी एक पर मिलता है। टोटल कितना मिलेगा, 400 किलो कैलोरी मिलेगा, और 400 किलो कैलोरी में से 30% तो वो खुद के ऊपर खर्च कर लेगा, बाकी जो मिलेगा वो आपके लिए देगा। बात करें फैट का कितना देखने को मिलेगा, तो 13% होता है, मेनली फैट का होगा। 13% होता है, फैट का होता है। और बात करें अगर मिक्स डाइट के बारे में, तो ये देखने को मिलेगा 12 से लेकर के 14% एट एन एवरेज आपको यहाँ पर 12% देखने को मिलेगा। तो ये एसडीए होती है, जो कि मेनली जब भी आप कोई कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट लेते हैं तो उसको जो एनर्जी, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर में और उसको स्टोरेज करने में जो एनर्जी खर्च होती है उसे ही एसडीए के नाम से जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सबसे कम होता है 5 से 6% होगा, प्रोटीन का सबसे ज्यादा होता है 30%, फैट का 13% और मिक्स डाइट का 12 से 14% एसडीए देखने को मिलता है। तो ये आपके क्या हो गए हैं, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन। अब और किस किस से एनर्जी का प्रोडक्शन हो सकता है, तो यहाँ पर 3rd नंबर पे एक्सरसाइज से होगा। और एक्सरसाइज आपने जब भी करी होगी, एक्सरसाइज सर्दियों में करी होगी, गर्मियों में करी होगी, अकेले में करी होगी, अपने सोना मोना बाबू के साथ मिलकर के करी होगी, तो जब भी क्या होता है आपका बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक मेटाबॉलिक नीड्स होती है, वो बढ़ जाती है, बीएमआर बढ़ जाती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो ये भी प्रोडक्शन का काम करता है। बात करें हार्मोनल भी हो सकता है, ये हार्मोनल भी देखने को मिलेगा। अब हार्मोनल हो सकता है, हार्मोनल में कौन कौन से होते हैं, तो मेनली आपके जो थायराइड हार्मोन होता है ये भी क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होता है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ा हुआ होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म में टेम्परेचर होता है कम देखने को मिलता है, तो ये जाकर के बीएमआर को बढ़ाते हैं। जो एड्रिनल हार्मोन्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन होंगे, वो भी क्या करते हैं, बीएमआर को बढ़ाते हैं। और जब बीएमआर बढ़ती है तो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और इसी के साथ में एनवायरमेंटल और जो डिजीज कंडीशंस होती है उनकी वजह से भी टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। एनवायरमेंटल कंडीशन में कैसे बढ़ेगा, आपके जब सर्दियां आती है तो सर्दियों में टेम्परेचर होता है कम हो जाता है, आपके हाथ पैर होते हैं बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, बर्फ की तरह हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप गर्मी में जून के महीने में जब भी आप जाते हैं छत्ता लगा करके जाते हैं, और मेनली पापा की बढ़िया तो बिना छाते के निकलती नहीं है रूम से, पापा के परे तो फिर भी इधर उधर उड़ते फिरेंगे, उनको इतनी टेंशन नहीं होती है। अपने गोरे मुकड़े को लेकर के लड़कियों को या फिर पापा की परियों को ज्यादा दिक्कत आती है, हमेशा छाता लेकर चलती है। तो एनवायरमेंटल जैसे ही अगर गर्मियों के दिन आते हैं तो ज्यादा बॉडी होती है गर्म हो जाती है। बात करें सर्दियों की तो सर्दियों में बॉडी ठंडी हो जाती है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर होता है मेंटेन करके रखता है। अगर जिसमें बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है, डिजीज कंडीशन आ जाती है, और डिजीज कंडीशन में अगर फीवर होता है या फिर कोई भी इंफेक्शन आता है तो फीवर आता है, और फीवर में आपको पता होगा आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये मेनली आपको देखने को मिलता है। आगे बात करेंगे इस तरीके से थर्मोजेनेसिस होता है, बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है। अब आपने हीट का प्रोडक्शन पढ़ लिया है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हीट के रेगुलेशन से भी आता है, हीट के लाइसिस से भी आएगा। तो आपको हीट प्रोडक्शन के साथ साथ थर्मोजेनेसिस के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा
थर्मोलाइसिस भी पढ़ना है। जल्दी से मैं आपको 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं थर्मोलाइसिस से। यहां से जो क्वेश्चन आते हैं, अब थर्मोलाइसिस मेनली तो आपके स्किन के द्वारा किया जाता है। स्किन के द्वारा मेनली आपका जो थर्मोलाइसिस होता है 5 टाइप से देखने को मिलेगा, सॉरी 4 टाइप का देखने को मिलता है, जिसमें मेनली होगा आपका रेडिएशन से होता है मैक्सिमम आपका 60% हीट का लॉस होता है। सेकंड नंबर पे आती है, वहां पर आपको इवापोरेशन देखने को मिलेगा, जिसमें वो जो बॉडी फ्लूइड होता है वो वाष्प बन करके या उसका वेपर फॉर्म में जाकर के जाता है, तो वहां पर बॉडी का टेम्परेचर को लेकर साथ चला जाता है और बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, 22% लॉस देखने को मिलता है। बात करें कन्वेक्शन की, जिसमें थ्रू द कंडक्टिंग एयर के थ्रू बॉडी का टेम्परेचर होता है वो लॉस होता है, तो यहाँ पर 15% देखने को मिलेगा और 3% होता है कंडक्शन में। तो यहाँ पर सेकंड फेज की बात कर रहे थे, थर्मोलाइसिस की बात करेंगे। थर्मोलाइसिस का मतलब होता है कि यहाँ पर हीट का फिजियोलॉजिकल क्या होता है, यहाँ पर फिजिकल लॉस ऑफ द हीट, फिजिकल रेगुलेशन या फिर बात कह सकते हैं कि फिजिकल लॉस ऑफ हीट बाय द बॉडी के द्वारा अगर हीट का लॉस हो रहा है तो उसे नाम दिया जाता है थर्मोलाइसिस। लाइसिस का मतलब एल फॉर लाइसिस एंड एल फॉर लॉस, पी फॉर प्रोडक्शन एंड पी फॉर, आपको याद रखना है प्रोडक्शन से, तो प्रोडक्शन होगा पोस्टीरियर से होता है, एंटीरियर से होता है, तो यहां पर कौन से हाइपोथैलेमस से होगा, एंटीरियर हाइपोथैलेमस से देखने को मिलेगा। एंटीरियर हाइपोथैलेमस से बॉडी में थर्मोलाइसिस होता है, हीट का लॉस देखने को मिलता है। मेनली ये होता है स्किन से देखने को मिलेगा, लंग से होगा, तो लंग से कैसे होगा, एक्सपायर्ड जो एयर होती है उसमें क्या आती है वो ले जाकर के बॉडी में हीट का लॉस करवा सकती है। बात करें किडनी से, तो किडनी से यूरिन के थ्रू होता है, रेक्टम के द्वारा या फिर आपकी इंटेस्टाइन होती है उससे क्या होता है, फिशस के थ्रू देखने को मिलेगा, बाउल से। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अपन थर्मोलाइसिस के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ना है आपको स्किन के द्वारा इसमें लॉस होता है, और जो स्किन के द्वारा लॉस देखने को मिलेगा किस तरीके से, तो 4 टाइप से, इसमें 4 टाइप से स्किन के द्वारा इसमें लॉस हो सकता है। फर्स्ट बात करते हैं रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन के बारे में सेकंड नंबर पे आएगा इवापोरेशन, थर्ड नंबर पे आता है यहां पर कन्वेक्शन एंड फोर्थ नंबर का कंडक्शन। तो ये यहां से हीट लॉस देखने को मिलता है। मैक्सिमम हीट लॉस होता है रेडिएशन के द्वारा होगा, 60% होता है मैक्सिमम देखने को मिलेगा। बात करें अगर इवापोरेशन की बात करते हैं तो यहां पर 22% हीट लॉस देखने को मिलेगा। कन्वेक्शन की बात करें तो 15% हीट लॉस कन्वेक्शन से होता है, और कंडक्शन से 3% हीट का लॉस होगा। बात करते हैं ये कौन कौन सी प्रोसेस होती है, इनके बारे में अगर मैं डील से बताने की कोशिश करूं तो यहां आपको समझने की बात है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 पर्सन है, यहाँ पर एक्चुअल में बात करें कि अब यहाँ पर आपको समझने की बात है रेडिएशन से कैसे होता है। तो रेडिएशन से अगर मान लीजिए आप किसी बंद कमरे में बैठे थे और वहां पर आपके पास में क्या पड़ा है, बर्फ का ठंडा टुकड़ा पड़ा है या बर्फ की सिल्ली पड़ी है, तो बर्फ की सिल्ली से आपकी बॉडी से जो टेम्परेचर होगा वो निकल करके बर्फ की सिल्ली में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो इसका क्या होता है, आवागमन होता है या फिर ट्रांसफर होता है, हाई से लो में जाता है। तो जब भी हाई टेम्परेचर है आपकी बॉडी का और बर्फ का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो उसमें हाई से निकल करके लो में जाएगा, लेकिन दोनों कांटेक्ट में नहीं होते हैं, तो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन हाई से लो में बॉडी का टेम्परेचर जा रहा है, तो इसे रेडिएशन के नाम से कहेंगे, मैक्सिमम होता है। सेकेंड नंबर की बात करें इवापोरेशन के, तो अगर मान लीजिए आपके बॉडी में पसीना आता है, जब भी आप भाग दौड़ भरी जिंदगी में, भाग तो थकना मना है, भाग दौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है, तो युवराज सिंह उसका प्रचार करता है कि रिवाइटल लो। आप रिवाइटल लो चाहे मत लो, लेकिन जब भी आप बाहर में धूप में जाकर आते हैं, आपकी बॉडी में स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं, उसके बाद जब आप आकर के बैठते हो और आकर बैठने के बाद में वो पसीने होते हैं, स्वेट्स होते हैं, धीरे धीरे वाष्प बन करके इवापोरेट होकर के वेपर बन करके धीरे धीरे उड़ने लगता है, और वो साथ में क्या ले जाता है, बॉडी की हीट को लेकर जाता है, इवापोरेशन कहलाएगा। कंडक्शन की बात करते हैं,
कन्वेक्शन की बात करेंगे, कंडक्शन की बात करेंगे। तो कन्वेक्शन कंडक्शन क्या होता है इसके बारे में बात करें तो यहां पर मेनली आपको देखने को मिलेगा कि कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन का मतलब है आप बाहर जाकर के आए, भाग दौड़ भरी जिंदगी से स्वेटिंग आ रही थी, आपके गर्मियों के दिन थे, जून का महीना चल रहा था, आप अंदर आकर के बैठे, आपकी सोना मोना जानू आपका वेट कर रही थी, आते उसने क्या चला दिया है, पंखा और एसी है वो ऑन कर दिया है। तो जैसे ही आपने, अगर आप फैन को ऑन करते हो, फैन जैसे जैसे घूमेगा उसके साथ क्या आती है, एयर आती है, और एयर के द्वारा हीट का लॉस होता है, तो उसे ही कन्वेक्शन के नाम से जाना जाता है। बात करें कंडक्शन का, तो कंडक्शन की बात होते हैं अगर मान लीजिए दोनों जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं वो दोनों कांटेक्ट में होते हैं, ये पास में क्लोज कांटेक्ट में होते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर मैंने अब बर्फ का टुकड़ा, पहले एग्जांपल में रेडिएशन में क्या था, वहां पर आपके कमरे में रखा था, लेकिन अगर मान लीजिए अब मैंने क्या है, बर्फ की सिल्ली को ऊपर रख लिया है, या मैं बर्फ की सिल्ली के ऊपर जाकर के सो गया हूं, दोनों में क्या है, क्लोज कांटेक्ट देखने को मिला। और क्लोज कांटेक्ट होने की वजह से अगर हाई से लो में हीट का लॉस होता है, उसे ही कंडक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इजी वे में एग्जांपल में आराम से आपको एग्जांपल के तौर पे जो एग्जांपल दिया है याद करके रखना है, रटने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम रेडिएशन के थ्रू होता है जिसमें फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हाई से निकलकर लो में जाएगा, मैक्सिमम होगा। बात करें कन्वेक्शन के बारे में, इवापोरेशन के बारे में, इवापोरेशन का मतलब है आपकी बॉडी से वाष्प बन करके अगर यहाँ पर फ्लूइड का लॉस होता है और उसके साथ साथ क्या होगा, वो अपनी हीट को, बॉडी की हीट को लेकर जाता है, उसे ही नाम दिया जाता है इवापोरेशन। बात करें कन्वेक्शन के बारे में, कन्वेक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे ही आप आए बाहर से, आपकी सोना मोना जानू बेबी ने आते पंखा चला दिया, फैन ऑन कर दिया, एसी ऑन कर दिया, तो उसकी एयर के थ्रू अगर आपका हीट लॉस होती है तो उसे कन्वेक्शन कहेंगे। कंडक्शन का मतलब होता है 3% होगा, देखने को मिलेगा, और यहाँ पर फिजिकल क्लोज कांटेक्ट की वजह से देखने को मिलता है, जिसमें हाई से लो की तरफ हीट का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाता है। तो ये आपके पूरी की पूरी प्रोसेस है। बात करेंगे स्किन का हो गया। सेकंड नंबर पे अगर बात करें कि लंग्स से भी हो सकता है, तो लंग्स से किस तरीके को देखने को मिलेगा, तो लंग्स से होता है एक्सहल एयर के द्वारा, एक्सहल एयर होती है उससे होगा। बात करें अगर थर्ड नंबर पे तो बाउल से हो सकता है, और बाउल से होगा तो किसके द्वारा होता है, फीसस के द्वारा, फीसर या फिर स्टूल के द्वारा हीट का लॉस देखने को मिलेगा। बात करें फोर्थ नंबर पे किडनी से होता है, और किडनी से होगा तो किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पर यूरिन पास करते हैं, तो आपने गर्मियों में नहीं लेकिन सर्दियों में देखा होगा, जब भी आप यूरिन पास करते हैं या फिर जब भी आपने देखा होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि किस तरीके से लंग से होता है एक्सहल एयर के द्वारा। तो सर्दियों के मौसम में जब बाहर अंधकार होता है, गहरा कोहरा छाया हुआ होता है, तो जब भी आप क्या करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तो उसके साथ में आपने देखी होगी कुछ धुआं निकल करके जाता है। तो वो धुआं है क्यों निकल रहा है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर है वो ज्यादा है, बाहर के एनवायरमेंट की तुलना में बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसीलिए बॉडी का क्या हो जाता है, वहां पर हीट का लॉस देखने को मिलता है। बात करें फीसस से, तो जब आप स्टूल पास करते हैं उसके दौरान भी क्या होगा, हीट लॉस होती है। यूरिन पास करते हैं तो भी गर्मी सर्दियों में देखा होगा, उसमें भी क्या निकलता रहता है, धुआं निकलती रहती है। तो यही होता है कारण किस तरीके से हीट का आपकी बॉडी में किस तरीके से हीट का लॉस हो सकता है। बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में, पढ़ रहे थे अपन ने कहां तक कितना इसको लपेट लिया है, आने वाले क्वेश्चनों को डील कर लिया है, तो यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले हैं। आगे पढ़ते हैं, नॉर्मल की पॉइंट्स के बारे में पढ़ ले। तो यहां पर मेनली बात करेगा टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर देखने को मिलेगा। बात करते हैं, यहां पर आपने पढ़ा है, आप पढ़ते हुए आए फर्स्ट ईयर से, और यहां पर फर्स्ट ईयर के आप छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, नॉर्मल होगा, और इसे ही नाम दिया जाता है यहां पर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। आगे बात करें न्यूबॉर्न में कितना देखने को मिल सकता है, जो बच्चा नया नया भाभी जी से पैदा होता है, न्यूबॉर्न
कहलाएगा। और न्यूबॉर्न में जो टेम्परेचर होता है 36.5 डिग्री से लेकर के 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, तो ये इसमें वेरिएशन देखने को मिलती है। अगर बात करें ओल्ड एज में जो टेम्परेचर होता है कितना देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ओल्ड एज में पर्सन में टेम्परेचर होता है, कम हो जाता है। कितना देखने को मिलेगा, 36 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। और ये कौन से का होता है, तो ये मेनली अडल्ट का टेम्परेचर देखने को मिलेगा। अब सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है टेम्परेचर कन्वर्जिंग फॉर्मूला के बारे में कि नॉर्मल वेरिएशन होती है बॉडी टेम्परेचर में कितनी देखने को मिलेगा। तो नॉर्मल जो वेरिएशन होती है यहाँ पर टेम्परेचर में वो कितनी देखने को मिल सकती है, तो 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक नॉर्मल वेरिएशन टेम्परेचर में कितना देखने को मिल सकता है, तो यहां पर होगा कि 36 से लेकर के 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर है वो आपका प्लस माइनस होता रहता है। सर्काडियन रिदम की बात करें जिसे डायगोनल वेरिएशन के नाम से जानते हैं, तो आपकी बॉडी होती है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 सेंटीग्रेड तक बॉडी का 24 आवर्स में टेम्परेचर होता है, प्लस माइनस होता रहता है। इसे ही सर्काडियन रिदम के नाम से जानते हैं। सर्काडियन रिदम का या फिर डायगोनल वेरिएशन का मतलब होता है कि बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 24 आवर्स में 0.5 से लेकर के 1 सेंटीमीटर तक क्या करता रहता है, वेरी करता रहता है। इसे ही डायगोनल वेरिएशन के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर कब देखने को मिलेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर कब देखने को मिलता है, तो मिनिमम टेम्परेचर की बात करें और मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें कि मैक्सिमम कब देखने को मिलेगा, तो मिनिमम टेम्परेचर होता है मॉर्निंग में देखने को मिलेगा 4 to 6 AM देखने को मिलता है। और ये 4 to 6 AM कब की बात हो रही है, सुबह सुबह की बात हो रही है। बात करें मैक्सिमम टेम्परेचर का, तो मैक्सिमम टेम्परेचर 4 to 6 PM देखने को मिलेगा, इवनिंग में देखने को मिलता है। तो ये सभी क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं। एक सेल होती है वो कितना एफिशिएंटली फंक्शन करती है, कौन से टेम्परेचर तक एफिशिएंटली फंक्शन कर सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सेल एफिशिएंटली फंक्शन नॉर्मली जो सेल होती है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर एफिशिएंटली फंक्शन कर सकती है, तो यहाँ पर 34 से लेकर के 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक नॉर्मल फंक्शन कर सकती है। तो 34 डिग्री से लेकर के 34 टू 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक नॉर्मल जो बॉडी होती है उसकी सेल्स होती है नॉर्मली ये फंक्शन कर लेती है। बात करें कॉमन साइट ऑफ द टेम्परेचर के कॉमन साइट के बारे में बात करते हैं कि जो टेम्परेचर की कॉमन साइट्स होती है कौन कौन सी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर की कॉमन साइट, तो यहाँ पर जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या बात करूं मैं यहाँ पर अगर लिखाने की कोशिश करता हूं कि टेम्परेचर की जो कॉमन साइट्स होती है कौन कौन से देखने को मिलेंगे, तो साइट्स ऑफ टेम्परेचर की साइट्स के बारे में बात करते हैं। मोस्ट कॉमन साइट की बात करूं, अगर मोस्ट कॉमन साइट के बारे में पूछा जाता है मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, तो ओरल देखने को मिलेगा, ओरली होती है। बात करें अगर यहाँ पर बच्चों में चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमन देखने को मिलेगी, एक्सिलरी से लेते हैं क्योंकि बच्चे होते हैं बदमाश होते हैं, वो आपके थर्मोमीटर को चबा करके खा जाएंगे। लेकिन बात करें मोस्ट रिलायबल की पूछ लिया जाए, मोस्ट रिलायबल टेम्परेचर की कौन सी साइट होगी, तो मोस्ट रिलायबल जो साइट होती है वो रेक्टल टेम्परेचर होगा। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं। रेक्टल टेम्परेचर मोस्ट रिलायबल होता है, मोस्ट कॉमन ओरल होगा। चिल्ड्रंस में एक्सिलरी टेम्परेचर होता है, ये मोस्टली देखने को मिलता है, यहां से टेम्परेचर लिया जाता है। अब टेम्परेचर में वेरिएशन होता है, जब भी आप टेम्परेचर, अब यहां से एक क्वेश्चन मैं आपको जरूर दूंगा एग्जाम के लिए, तो आप अपनी पूरी तरीके से यहाँ पर कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखिए कि सिद्धियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, हमारी मंजिल तो आसमां है, तो रास्ते भी हमें खुद बनाना है। आपको अपना इरादा और अपना है जो विश्वास है इतना मजबूत करना है कि आने वाले हर कोई परिस्थिति हम
परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में आप अपने आप को अच्छी तरीके से सेटल कर सकते हैं। किसी के लिए आपको भागना नहीं है। अगर आपका अभी मौसम चल रहा है, आपके यहाँ पर कितनों के दिल जुड़ेंगे, कितनों के दिल टूटने वाले हैं, तो यहाँ पर आपका मौसम ही कुछ बसंत बहार इस तरीके का चल रहा है, माहौल बाहर का, कि यहाँ पर आपको वैलेंटाइन डे आ रहा है आपके लिए। लोग सोच रहे होंगे कि हमारी जिंदगी में भी वैलेंटाइन आए, लेकिन आपको सबसे पहले, आपको सबसे बड़ा वैलेंटाइन डे है कि सबसे पहले आपको नौकरी लगनी है, उसके बाद में जो आगे होगा देखा जाएगा। तो बहुत से लोगों के दिल जुड़ेंगे, बहुत से लोगों के दिल टूटेंगे, लेकिन आने वाली हर कोई विषम परिस्थिति में आपको अपना मेहनत का साथ नहीं छोड़ना है, पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यूटी में जारी रखना है। तो यहाँ पर आप बात करने वाले हैं मेनली कि आपको टेम्परेचर वेरिएशंस के बारे में बात कर ली है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो मेनली टेम्परेचर होता है ओरल का कितना देखने को मिलेगा। अगर ओरल टेम्परेचर लेते हो आप थर्मोमीटर से, कितना आएगा, तो मेनली ये आता है आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कौन सा टेम्परेचर होता है, ओरल का टेम्परेचर है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यहाँ पर ओरल की जगह आपको दिया जाता है कि यहाँ पर आप एक्जिला का टेम्परेचर ले रहे हैं, एक्जिला टेम्परेचर ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कितनी रीडिंग आएगी उसको नॉर्मल मानना है। तो एक्सिलरी टेम्परेचर होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ओरल टेम्परेचर से कम होगा, तो यहाँ पर 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलेगा या फिर 36.4 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलेगा। आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर मान लीजिए रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हो, तो रेक्टल टेम्परेचर को नॉर्मल कब माना जाता है, यहाँ पर 98 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा होगा, तो यहाँ पर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलेगा। यहाँ पर टेम्परेचर होगा वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओरल टेम्परेचर होता है मेनली 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये कॉमन होता है 36.37 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करें एक्सिलरी टेम्परेचर होता है वो ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, कम देखने को मिलेगा, तो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। रेक्टल टेम्परेचर होता है वो मेनली क्या होता है, ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट हाइयर होता है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इसमें ज्यादा देखने को मिलेगा ओरल टेम्परेचर से। तो यहाँ पर आपको लिखना है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलेगा। तो ये आपको नॉर्मल है, फॉर्मूलाज हैं जिनको कि मेनली याद रखना होता है। ओरल टेम्परेचर 98.6 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां से क्वेश्चन आता है। तो अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए कि ओरल टेम्परेचर, बात करें एक्सिलरी टेम्परेचर, एक्सिला टेम्परेचर is less than 1 degree Fahrenheit than the ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। और जो रेक्टल टेम्परेचर होता है मोस्ट रिलायबल मेथड होता है या मोस्ट रिलायबल साइट होती है टेम्परेचर टेकिंग का, और मोस्ट रिलायबल होता है मेनली आपके ऐसे पर्सन में जो कि डेथ हो जाती है, उन पर्सन में भी मोस्ट रिलायबल साइट पूछी जाए तो रेक्टल टेम्परेचर होगा। तो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो मोर देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलेगा, हाइयर होता है ये मोर देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, हाइयर देखने को मिलेगा। और हाइयर द ओरल टेम्परेचर से यहाँ पर दोनों का आपको रिलेशन समझना है। ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है एक्सिला का टेम्परेचर, लेकिन रेक्टल टेम्परेचर होगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ओरल टेम्परेचर से ज्यादा होगा, तो 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक्सिलर टेम्परेचर 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपका ओरल टेम्परेचर होता है। ओरल टेम्परेचर ये होती है मोस्ट कॉमन साइट होगा, मोस्ट कॉमन साइट ओरल टेम्परेचर। बात करें चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रंस में मोस्ट कॉमन होती है, एग्जाम में चिल्ड्रन देकर पूछा जाए आंसर देना है एक्सिला। बात करें मोस्ट रिलायबल साइट का, मोस्ट रिलायबल साइट की बात करें तो रेक्टल को आंसर देना होगा। ये इनके बीच का कन्वर्सेशन होता है, किस तरीके से यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है इनके बारे में आपने पढ़ लिया गया है। अब आप तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे अगर मैं बात करूं यहाँ पर कन्वर्जन फॉर्मूला की, टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला के बारे में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको टेम्परेचर को कन्वर्ट करना आना चाहिए कि टेम्परेचर
कन्वर्जन फॉर्मूला, कि टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का कौन सा फॉर्मूला होता है, किस तरीके से आप टेम्परेचर को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में पूछ दिया गया है तो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में उसको कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है तो डिग्री सेंटीग्रेड में आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो उसको डिग्री सेंटीग्रेड में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड, कन्वर्जन में डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है और डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा। अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो सेंटीग्रेड में उसका तापमान क्या आएगा, तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपको याद रखना है। तो अगर फ़ारेनहाइट दिया है सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो आपको लिखना है C इज इक्वल टू एफ आपको दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, एफ माइनस 32 32, उसमें से फ़ारेनहाइट में से जितना फ़ारेनहाइट दिया हुआ है उसमें से 32 माइनस करना है, इसको आपको ब्रैकेट में रखना है। इसके बाद में आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा और मल्टीप्लाई कितने से करना है, 5/9 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट अगर आप यहां पर लिखना चाहते हैं हिंदी में तो डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए फर्स्ट एग्जांपल है यहां पर कि C इज इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू दी हुई है। अगर मान लीजिए फ़ारेनहाइट में जैसे आपको दिया हुआ है 98.6 डिग्री, अब आपको क्या करना है, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर C इज इक्वल टू F माइनस 32। अब आपको यहां पर जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर यहां पर दिया हुआ है 98.6 डिग्री, अब इसमें से क्या करना है आपको 32 माइनस करना है। तो माइनस करोगे कितना करना है, 32 करना है। तो यहां पर आंसर आने वाला है आपका 6.6 यहां पर आंसर आया। अब जैसे ही जो भी आंसर आएगा, अब यहां पर 32 फ़ारेनहाइट में से आपको क्या करना है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू थी उसमें से -32 करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है 5 से और उसमें भाग दे देना है किसका, 9 का, से उसको मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा। तो C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9 और जो सेकंड इसका फॉर्मूला होता है वो सेकंड फॉर्मूला होगा, क्या करना है अब आपको, यहां पर दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो आप यहां लिख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने का फॉर्मूला, डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने का जो फॉर्मूला होता, बदलने डिग्री फॉर्मेट में डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने का जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो अब आपको लिखना है डिग्री सेंटीग्रेड। अब डिग्री सेंटीग्रेड आपको क्या दिया हुआ है और उसको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर F इज इक्वल टू, अब यहां पर आपको क्या करना है, F निकालना है, फ़ारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करना है। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो F इज इक्वल टू C इंटू 9/5। तो यहां पर लिखना है C आपको जो भी सेंटीग्रेड है उसको मल्टीप्लाई करना है 9/5 से और उसमें क्या कर देना है प्लस 32, उसमें प्लस करोगे तो ये कन्वर्ट होकर के फ़ारेनहाइट में इसका आंसर आ जाता है। तो यहां पर आपको याद रखने वाली बात है, जब आपको अगर डिग्री फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में तो यहां पर C इज इक्वल टू F माइनस 32 इंटू 5/9 यूज करना है। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। अब की बार अगर सेंटीग्रेड दिया गया है, फ़ारेनहाइट निकालना है तो F इज इक्वल टू C इंटू 9/5, C को इंटू करना है 9 से, उसमें 5 को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है 5 से और उसमें 32 उसमें प्लस करना है। तो यहां पर आपको ये नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए आपको याद करके और यहां पर लिखना होगा, आंसर जो भी आता है वहां पे निकाल करके आप मेरे को कमेंट करोगे। कोई भी एग्जांपल होगा आपको लेना है और उसके बाद में अगर आंसर नहीं आता है तो कल आपको कमेंट करके बताना है। इस फॉर्मूला से आसान
आसानी से जब इसमें वैल्यू सेट करोगे, अगर आपको फ़ारेनहाइट दिया है सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो C इज इक्वल टू F में से फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस करना है, उसमें मल्टीप्लाई करना है 5 से और उसमें 9 से डिवाइडेड कर दोगे तो जो वैल्यू आएगी किसमें आ जाने वाली है, सेंटीग्रेड में आ जाएगी। लेकिन अगर आपको सेंटीग्रेड दिया है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो F इज इक्वल टू C इंटू 9/5 करना है, उसमें प्लस उसमें 32 कर देना है तो आंसर आ जाएगा यहां पर मेनली। तो यहां पर इस तरीके से टेम्परेचर को कन्वर्ट किया जाता है एक डिग्री से दूसरे डिग्री में। और यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड, कौन सा ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो माइनस 40 डिग्री पर क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री माइनस 40 डिग्री पर क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, दोनों का टेम्परेचर होता है इक्वल आता है। तो यहां से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यहां पर क्या देखने को मिलता है कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, कौन से टेम्परेचर पर इक्वल हो जाती है। तो यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कौन से टेम्परेचर पर दोनों इक्वल हो जाते हैं, जहां पर दोनों का टेम्परेचर होगा इक्वल आता है तो यहां पर होगा इक्वल इसका टेम्परेचर देखने को मिलता है। पूरी तरीके से टेम्परेचर से आने वाले हर कोई क्वेश्चन को यहां पर घुमा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अब इन्वेंशन के बारे में बताता हूं आपको कि आपने देखा होगा। अब मेनली बात करते हैं टेम्परेचर किससे लिया जाता है, तो टेम्परेचर को लिया जाता है थर्मोमीटर से। अब थर्मोमीटर में भी बहुत सारे थर्मोमीटर आ गए हैं, कोई डिजिटल थर्मोमीटर होगा, कोई मरकरी वाला थर्मोमीटर है। आगे बात करें तो यहां पर टेम्पोरल आर्टरी थर्मोमीटर होगा, इंफ्रारेड रेज वाला थर्मोमीटर होता है, और वहां पर जो ट्राइडोड देखा था आपने जहां पे, तो वो जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2019 की एग्जाम में, जहां पर दिल्ली एम्स ने फॉर सेंट्रल हॉस्पिटल के साथ साथ में एग्जाम कंडक्ट किया था, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था यहां से। तो यहां पर 1 बाय 1 करके एक्चुअल में इनका क्या करना है वो आपको याद रखना है। बात करेंगे यहां से, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आप अपने क्लास को मैक्सिमम अपने दोस्तों तक और चाहे तो तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सभी के लिए ये रामबाण साबित हो सके। तो बात करते हैं यहां पर इन्वेंशन की, बात करेंगे इन्वेंशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्वेंशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले थर्मोमीटर की बात करते हैं। थर्मोमीटर की खोज किसने करी थी, गैलीलियो। गैलीलियो आपने नाम सुना होगा। इन्वेंशन में बात करते हैं थर्मोमीटर, थर्मोमीटर की बात करेंगे और थर्मोमीटर की खोज करी थी गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली ने थर्मोमीटर की खोज करी। लेकिन बात पूछ ली जाए एग्जाम में क्लिनिकल थर्मोमीटर किसने बनाया था, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाया था थॉमस क्लिफोर्ड एबर्ट ने। बात क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात पूछ ली जाए कि क्लिनिकल थर्मोमीटर किसने बनाया, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर की खोज करी थी यहां पर आपके किसने करी थी, तो थॉमस, क्लिनिकल थर्मोमीटर बनाया था थॉमस क्लिनिकल थर्मोमीटर। बात करें थर्मोमीटर गैलीलियो गैलीली ने बनाया। क्लिनिकल थर्मोमीटर की जब बात आएगी तो आंसर देना है थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट। क्लिनिकल थर्मोमीटर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने बनाया था। आगे अगर बात करें कि मेनली आपका स्टेथोस्कोप किसने बनाया था, तो रेने लेनेक ने स्टेथोस्कोप की खोज करी थी। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप किसने बनाया, रेने लेनेक ने। रेने लेनेक थे, उन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी, स्टेथोस्कोप की खोज करें। बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट का, यहां पर स्पाइगमो,
स्पाइगमो मैनोमीटर के बारे में। स्पाइगमो मैनोमीटर की खोज किसने करी? स्पाइगमो मैनोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? बीपी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं स्पाइगमो मैनोमीटर का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्पाइगमो मैनोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? बीपी के लिए यूज करते हैं। आगे बात करें, यहाँ पर बीपी आपने पढ़ लिया है 120 से 180 और 93.33 मैप होता है। बात करते हैं इसकी खोज किसने करी थी, तो बात करें सैमुअल सेल्फ्राइड कार्ल रिटन वॉन बेस ने स्पाइगमो मैनोमीटर की खोज करी थी। तो सैमुअल सेल्फ्राइड सैमुअल सेल्फ्राइड कार्ल रिटन वॉन बेस कार्ल रिटन कार्ल रिटन वॉन बेस सैमुअल सेल्फ्राइड कार्ल रिटन वॉन बेस ने किसकी डिस्कवरी करी थी? स्पाइगमो मैनोमीटर के। तो जितना ज्यादा स्पाइगमो मैनोमीटर का नाम है, यहाँ पर आप नाम देखकर सोच रहे होंगे कि ये किसी एक पर्सन का नाम है या उसके पूरे गांव का नाम है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर सैमुअल सेल्फ्राइड कार्ल रिटन वॉन बेस ने स्पाइगमो मैनोमीटर की खोज करी थी। जितना ज्यादा इसका बड़ा नाम है उतना ही ज्यादा इसने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की खोज कर दी। स्पाइगमो मैनोमीटर की बीपी के लिए यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप का ऑस्कल्टेशन के लिए यूज किया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने बनाया था। बात करें थर्मोमीटर नॉर्मल बनाया था गैलीलियो गैलीली ने बनाया था। अब यहाँ पर टेम्परेचर का किस तरीके से असेसमेंट किया जा सकता है, कौन कौन से टेम्परेचर होते हैं, तो मरकरी ग्लास थर्मोमीटर की बात करेंगे। अब यहाँ पर टेम्परेचर में कौन कौन से असेसमेंट करते हैं, किस किस तरीके का टेम्परेचर का असेसमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मरकरी थर्मोमीटर। आपने देखा होगा टेम्परेचर असेसमेंट। टेम्परेचर असेसमेंट के बारे में बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आता है मरकरी। अब टेम्परेचर का असेसमेंट किससे करते हैं वो आपने पढ़ लिया, थर्मोमीटर से किया जाता है। मरकरी थर्मोमीटर की बात करेंगे कि मरकरी थर्मोमीटर क्या होता है। मरकरी थर्मोमीटर में मेनली देखने को मिलेगा इसमें क्या पाई जाती है। मरकरी एक पदार्थ होता है या धातु होती है, उसको फिल किया जाता है। मरकरी अब क्यों यूज करते हैं, क्योंकि मरकरी होती है हाईली हीट से सेंसिटिव होती है। अब मरकरी इसमें यूज की जाती है, क्यों की जाती है, क्योंकि ये हाईली हीट सेंसिटिव होती है, क्योंकि ये थोड़ा सा भी हीट का सेंसेशन को बता देती है। थोड़ा सा भी हीट में कंपनसेशन होता है या ऊपर नीचे होती है हीट तो उसका बता देती है। बात करें सेकंड नंबर पे कि ये इसका क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन देखने को मिलता है। यहां पर यूनिफॉर्म एक्सपेंशन करेगी, ये नहीं है ये किसी का कायदा कानून नहीं जानती है। जब भी टेम्परेचर आएगा ये अपने आप एक्सपेंशन यूनिफॉर्म में एक्सपेंशन करती है, लिक्विड में पाई जाती है, इजीली विजिबल होती है और इकोनॉमिकल होती है, इसलिए मरकरी को इसमें यूज किया जाता है। मरकरी टॉक्सिक होती है और जब भी अगर मान लीजिए आप थर्मोमीटर का यूज कर रहे थे, मरकरी गिर गई है या मरकरी वाला थर्मोमीटर नीचे गिर के टूट गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मरकरी को क्या करना होता है, रिसाइकल के लिए बीएमडब्ल्यू में बायोमेडिकल वेस्ट में भेजना पड़ेगा। उसके लिए मरकरी को आपको या तो आई ड्रॉपर से उठाना है या फिर उसको क्या करना है, यहाँ पर मेनली उससे पेपर सीट या प्लास्टिक सीट से उठा करके एक बैग में पैक करना है, उसकी जिप लगानी है, दूसरा बैग लेना है, दूसरे की जिप लगानी है, तीसरा बैग लेना है, उसकी जिप लगा करके बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में रिसाइकल के लिए वापस से भेजना होता है। ये क्योंकि बहुत सी टॉक्सिक होती है इसलिए। अब बात करते हैं ओरल थर्मोमीटर और रेक्टल थर्मोमीटर के बारे में। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है ओरल थर्मोमीटर, ओरल थर्मोमीटर से और रेक्टल थर्मोमीटर में क्या डिफरेंसेस होता है, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ओरल थर्मोमीटर और रेक्टल थर्मोमीटर में क्या डिफरेंसेस होता है, तो ओरल थर्मोमीटर होता है मेनली लॉन्ग और सिलेंड्रिकल देखने को मिलेगा, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल।
लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है। लेकिन बात करें रेक्टल थर्मोमीटर की तो ये शॉर्ट और छोटा और मोटा देखने को मिलता है, और छोटा और मोटा होता है वही खोटा होता है। बात करें ओरल थर्मोमीटर का तो यहाँ पर लॉन्ग और सिलेंड्रिकल होता है, लंबा और सिलेंडरी नुमा देखने को मिलेगा। रेक्टल थर्मोमीटर होता है जो कि रेक्टल टेम्परेचर यूज करने के काम में आता है, ये शॉर्ट होता है और थिक होता है, गुंडी नुमा देखने को मिलेगा। तो ये इसकी क्या होती है, कुछ समानताएं होती है या देखने को मिलेगा क्या होता है। बात करें अगर यहाँ पर थर्मोमीटर किस टाइप का होता है तो इस टाइप से कुछ यहाँ पर अगर थर्मोमीटर बनाने की मैं कोशिश करूं, मरकरी थर्मोमीटर, तो इस तरीके का यहाँ पर एक रिंग पाई जाती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर इसमें मरकरी या पारा भरा हुआ होता है, जो कि ये क्या होता है। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है ये कहलाता है बल्ब के नाम से जाना जाएगा, जिसमें मरकरी फिल होती है। ये यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन रिंग पाई जाती है। और ये वाला पार्ट होता है पीछे वाला, इसे स्टेम के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके पार्ट होते हैं। और अगर यहाँ पर बात करें इसी में, अगर मान लीजिए ये अगर यहाँ पर बटन पाया जाता है, बैटरी होती है, सेल होती है, यहाँ पर एक बटन दिया होता है। ये डिजिटल थर्मोमीटर होता है जिसमें सेल पाया जाता है और उसमें बैटरी लगी हुई होती है, और यहाँ पे बटन होता है जिसको दबा करके चालू किया जाता है। अगर बात करें इसमें नॉर्मल स्केल का, किस पे स्केल कितने तक का होता है, तो स्केल होगा इसमें कितने से लेकर के कितने तक का स्केल पाया जाता है। तो यहाँ पर मिनिमम की बात करें तो 35 डिग्री से लेकर के यहाँ पर 43 तक का स्केल होता है, या मैक्सिमम इसमें 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक का स्केल पाया जाता है। बात करें अगर यहाँ पर फ़ारेनहाइट में तो यहाँ पर 94 से लेकर के 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का स्केल देखने को मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि थर्मोमीटर पर जो स्केलिंग होती है 35 डिग्री से 42 डिग्री और 94 से लेकर 108 डिग्री सेंटीग्रेड तक का देखने को मिलेगा। आगे अगर बात करें कि क्लीनिंग डायरेक्शन, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है आपके लिए कि जब भी आप थर्मोमीटर का यूज करते हैं तो यूज करने से पहले और यूज करने के बाद जो उसकी क्लीनिंग की जाती है, साफ सफाई की जाती है थर्मोमीटर का, किस तरीके से कौन से डायरेक्शन में करनी है। तो यहां से सबसे ज्यादा मैक्सिमम आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो क्लीनिंग डायरेक्शन होती है ऑफ थर्मोमीटर की बिफोर यूज एंड आफ्टर यूज कौन सा होगा। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 1 नंबर दिला करके जाएगा। तो आपको यहां से याद रखना है क्लीनिंग डायरेक्शन ऑफ थर्मोमीटर, क्लीनिंग डायरेक्शन ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की अब क्लीनिंग की डायरेक्शन क्या होती है, थर्मोमीटर को किस तरीके से आपको क्लीन करना होता है। तो बात करें यहां पर क्लीनिंग डायरेक्शन के बारे में, अगर बिफोर यूज पूछ लिया जाए, बिफोर यूज एंड आफ्टर यूज दोनों के बारे में बात करेंगे। अब बिफोर यूज कैसे क्लीन करना है, तो बिफोर यूज में बल्ब टू स्टेम जाना है। बिफोर, अभी इसको बिफोर यूज में बल्ब टू स्टेम जाना है। अब इसको याद रखना है बी से बिफोर एंड बी से बल्ब, तो आपको बी से बिफोर एंड बी से बल्ब से याद रखना है कि बिफोर यूज पे पूछा है थर्मोमीटर को यूज करने से पहले कैसे क्लीन करनी है, तो बल्ब टू स्टेम करना है, बल्ब वाले पार्ट से क्लीन करते हुए स्टेम की साइड जाना है। बात करें आफ्टर यूज के बारे में तो आपको उल्टा करना है, स्टेम टू बल्ब। अब स्टेम टू बल्ब क्यों किया जाता है, जब भी आप यूज करते हैं, यूज करने से पहले आपको हमेशा जब भी आप क्लीनिंग करते हैं तो यहां पर आपको स्टार मार्क लगा करके क्वेश्चन नोट करना है कि क्लीनिंग वाली कंडीशन में हमेशा क्या याद रखना है, हमेशा लेस क्लीन से मोर क्लीन की साइड में जाना होता है। गलत है आपका आंसर, हमेशा जो एरिया होता है उसमें कहां से क्लीन करना होता है, तो क्लीन एरिया टू लेस क्लीन एरिया की तरफ जाना होता है, या लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। ये दोनों यहां पर आपको याद रखने हैं कि यहां पर क्लीन एरिया, क्लीन टू लेस क्लीन, क्लीन से लेस क्लीन एरिया की तरफ आपको क्लीनिंग करनी होती है। मोर क्लीन टू लेस क्लीन, इसे नाम दिया जा सकता है मोर क्लीन टू लेस क्लीन, ये ऐसे क्लीनिंग करनी होती है। या एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहां पर मोर लेस कंटामिनेटेड टू लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड,
लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड में इसकी क्लीनिंग करनी होती है। तो यहां पर मेरे दोस्तों आपको याद रखना है, तीन क्वेश्चन अगर यहां से घुमाकर पूछ लिया जाए बिफोर यूज से पहले, तो बिफोर एंड बिफोर बल्ब, बिफोर यूज से पहले बल्ब टू स्टेम करना है, आफ्टर यूज करने के बाद स्टेम टू बल्ब करना है, क्यों करना है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करना है। तो बिफोर यूज से पहले क्या हो गया, यहां पर बल्ब था वो क्या था, मोर क्लीन था, तो मोर क्लीन से लेस क्लीन की साइड में जाना है। लेकिन बात करें अगर यहां पर अब यूज कर लिया आपने, तो बल्ब क्या हो गया, ज्यादा इंफेक्टेड हो गया, मोर कंटामिनेटेड हो गया। तो यहां पर लेस कंटामिनेटेड कौन सा एरिया है, स्टेम है, तो स्टेम से बल्ब की साइड जाना है, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड, मोर क्लीन टू लेस क्लीन, एंड लेस क्लीन से मोर क्लीन की साइड में नहीं जाना है, मोर क्लीन टू लेस क्लीन की साइड में हमेशा क्लीनिंग करनी होती है। ये आपको याद रखना है, हमेशा यहां से क्वेश्चन आपको कंफ्यूजनल करके यहां से क्वेश्चन उठा करके दे दिया जाता है, तो इस तरीके से आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है। कौन कौन से आप डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट कौन कौन से यूज करेंगे, तो डिसइंफेक्टेंट यूज्ड फॉर थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए कौन से डिसइंफेक्टेंट का यूज किया जा सकता है। तो यहां पर आप डेटोल हो, डेटोल का यूज कर सकते हैं, उसके साथ साथ में सेवलॉन का यूज किया जा सकता है, या फिर आप लाइजोल का यूज कर सकते हैं। तो डिटॉल का जो रेशियो होता है, कितना रेशियो देखने को मिलेगा, 1:40 होता है। बात करें सेवलेन के रेशियो की, तो सेवलोन का जो रेशियो होगा 1:20, लाइजोल का जो रेशियो होता है 1:40 होता है। बात करें अगर यहाँ पर टाइम का, तो 5 मिनट तक रखना है। बात करें सेवलॉन से, तो भी आपको 5 मिनट तक यूज करना है, डिसइंफेक्टेंट करना है। लेकिन लाइजोल की बारी आती है तो उसमें 3 मिनट तक आप इसको यूज कर सकते हैं। तो डेटोल होता है, इसका रेशियो होगा 1:40, 5 मिनट तक यूज करना है। सेवलॉन होता है 1:20 का होता है, 5 मिनट तक यूज करना है। लाइजोल होगा 3 मिनट तक यूज करना होता है। तो लाइजोल में रेशियो 1:40 होगा, लेकिन यूज करना है 3 मिनट में, इसको डिसइंफेक्टेंट हो जाता है। तो ये आपका याद रखना है। आपने टेम्परेचर कन्वर्जन फॉर्मूला के बारे में बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पर बात की जाए -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, दोनों का टेम्परेचर होता है इक्वल देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं यहां पर थोड़ी सी आपको जनरल नॉलेज के लिए। अब मैं यहां पर एक भी क्वेश्चन लिखने वाला नहीं हूं, क्वेश्चन बोलूंगा, क्वेश्चन आपको सिर्फ यहां पर राइट डाउन करना है। बात करते हैं लोशन थर्मोमीटर का, तो लोशन थर्मोमीटर पे 0 से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी मार्किंग होती है। तो बात करें अगर लोशन थर्मोमीटर यूज किया जाता है, लोशन थर्मोमीटर का यूज करोगे, तो उसमें मार्किंग होती है 0 से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक का इसमें स्केल पाया जाता है। बात करें अगर इसको यूज करना है, इसमें किसी तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्शन रिंग होती है नहीं पाई जाती है, जो कि मेनली आपके थर्मोमीटर में देखने को मिल रही थी, वो आपकी कंस्ट्रक्शन रिंग होती है, नहीं पाई जाती है। इलेक्ट्रिकल थर्मोमीटर की बात करें तो ये होता है, इसमें मेनली एक टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोब पाया जाता है, बैटरी होती है, बटन होता है, बटन को दबा दोगे आप उसको लगा देना है, वो होगा, वो मेनली आपके 60 सेकंड से में क्या कर देता है, रिजल्ट दे देता है। रीडिंग टाइम होगा 60 सेकंड का होता है। तो बात करें अगर डिजिटल थर्मोमीटर का, डिजिटल थर्मोमीटर, अब डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है, रीडिंग टाइम की बात करते हैं। इसमें मेनली सेंसिटिव प्रोब पाई जाती है, टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोब, और ये रीडिंग दे देता है लेस देन 60 सेकंड में, या बात करें विद इन 60 सेकंड या 60 सेकंड में इसका रीडिंग टाइम देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर के बारे में, तो टिम्पैनिक थर्मोमीटर होता है एक, इसमें टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोब पाया जाता है, जो कि मेनली क्या करता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, उसको क्या करेगा, कलेक्ट करता है और उसका टेम्परेचर को बता देता है। तो इसका इन्फेंट के लिए मेनली यूज किया जाता है, यंगर चिल्ड्रन और इन्फेंट के लिए यूज किया जाने वाला जो थर्मोमीटर होता है कौन सा होता है, तो यहां पर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन
थर्मोमीटर। टेम्परेचर मेम्ब्रेन थर्मोमीटर का रीडिंग टाइम की बात करें, अगर इसके रीडिंग टाइम को तो इसका कितना रीडिंग टाइम होता है, तो इसका बहुत कम इसका रीडिंग टाइम होगा, केवल और केवल 2 सेकंड में आपको रीडिंग करके दे देता है, टेम्परेचर के बारे में बता देगा। बात करें टेम्पोरल आर्टरी थर्मोमीटर, तो डायरेक्ट आपको टेम्परेचर, जो टेम्पोरल आर्टरी होती है उससे डायरेक्ट टेम्परेचर लेता है, और जो टेम्पोरल आर्टरी थर्मोमीटर होता, और टेम्पोरल आर्टरी जो थर्मोमीटर होता है इसका भी रीडिंग टाइम होगा, कितना देखने को मिलता है, रीडिंग टाइम होता है ये मेनली 2 सेकंड का, इसका भी रीडिंग टाइम देखने को मिलेगा। ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम में बात करते हैं जहां से क्वेश्चन आया था 2019 के पेपर में। 2019 का अगर आपने पेपर दिया होगा, जहां पर दिल्ली एम्स ने पेपर कंडक्ट करवाया था, उसके साथ में 4 सेंट्रल हॉस्पिटल थे, और उसमें बहुत सारे एग्जाम में सबसे ज्यादा आज तक का रिकॉर्ड है, एक एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे या वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी डाले थे उसमें 5-7, सबसे ज्यादा वही एग्जाम था 2019 का दिल्ली एम्स का, जिसने सबसे ज्यादा उसमें क्या डाले थे, मैक्सिमम वीडियो क्वेश्चन और आपकी मैक्सिमम इमेज बेस्ड क्वेश्चन डाले थे 2019 में। तो इसमें एक इमेज पूछी गई थी, वहां पर एग्जाम में डिस्पोजेबल पेपर थर्मोमीटर, जिसे टेम्पा डॉट के नाम से जाना जाता है, उसकी इमेज थी। तो डिस्पोजेबल डिस्पोजेबल जो थर्मोमीटर होता है, डिस्पोजेबल पेपर थर्मोमीटर, डिस्पोजेबल पेपर थर्मोमीटर, जिसे ही नाम दिया जाता है टेम्पा डॉट, टेम्पा डॉट्स के नाम से इसको जाना जाता है। इसका इमेज दिया था एम्स ने, एम्स दिल्ली ने पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में, इमेज दिखा करके। अब क्या होता है इसमें, मेनली रीडिंग टाइम की बात करें तो ओरल अगर आप यूज कर रहे हैं 1 मिनट का इसका रीडिंग टाइम होगा, आप रेक्टम और एक्जिला से यूज करते हैं 3 मिनट का इसका रीडिंग टाइम होता है। तो यहां पर अगर मैं इस साइड में लिख देता हूं आपके लिए, किसका, डिस्पोजेबल का रीडिंग टाइम होता है, रीडिंग टाइम क्या होगा, रीडिंग टाइम अगर आप ओरल यूज करते हैं इसको तो 1 मिनट का देखने को मिलेगा, और अगर आप इसको यूज करते हैं रेक्टल और एक्सिलरी, रेक्टल एंड एक्सिला, तो इसका जो रीडिंग टाइम होता है 3 मिनट्स का देखने को मिलेगा, 3 मिनट का होता है। ये मेनली रेक्टल और एक्सिला में से यूज करते हैं 3 मिनट का होगा, ओरल से यूज करते हैं 1 मिनट का इसका रीडिंग टाइम देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पेपर थर्मोमीटर होता है, ये कंसिस्ट होता है, इसमें क्या होगा, लिक्विड केमिकल क्रिस्टल पाए जाते हैं, लिक्विड केमिकल क्रिस्टल डाइडॉट्स पाए जाते हैं, जो क्या कर लेते हैं, जैसे ही बॉडी के टेम्परेचर को रिगेन करते हैं और अपने टेम्परेचर जो सेंसिटिव प्रोब्स होते हैं उनको उसमें क्या होने लग जाता है, उनका टेम्परेचर होता है वो जैसे ही गेन करेगा उसका कलर होता है चेंज होने लग जाता है, ओरल से 1 मिनट में हो जाएगा, रेक्टल और एक्सिलरी टेम्परेचर को चेंज होने में यहाँ पर टाइम लगता है, 3 मिनट का टाइम लगेगा। टेम्परेचर सेंसिटिव टैप पाई जाती है, ये होती है मेनली यूज की जाती है हेड और एब्डोमेन के लिए, रीडिंग टाइम 3 से 5 मिनट का होगा। ओरल टेम्परेचर लेना है, अब अगर किसी पर्सन का ओरल टेम्परेचर लेना है, कौन कौन सी कंडीशन में ओरल टेम्परेचर ले सकते हैं, कौन सी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है वाइटल साइन, और आपका बेस होगा यहीं से तैयार होता है वाइटल साइन के लिए आने वाले फंडामेंटल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइटल साइन से हर बार क्वेश्चन 2-3-4 क्वेश्चन है मेनली पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि वाइटल साइन है बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें आप पूरी तरीके से टेम्परेचर के बारे में, पल्स के बारे में, रेस्पिरेशन के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, पेन के बारे में, पिलमोनरी रेस्पॉन्स के बारे में, एसपीओ2 के बारे में, सभी के बारे में 1 बाय 1 करके उनमें क्या क्या अबनॉर्मलिटी होती है, क्या नॉर्मल होता है, क्या एबनॉर्मलिटी देखने को मिलेगा, सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आप ओरल टेम्परेचर की बात करते हैं तो थर्मोमीटर को प्लेस करना होता है अंडर द टंग। अब बात करें अगर ओरल टेम्परेचर ले रहे हो,
ओवरऑल टेम्परेचर का असेसमेंट करना है। कोई पर्सन आता है आपके पास में, आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनकर के आपके सब सेंटर या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर पोस्टेड है। उसके बाद में अगर कोई बच्चा आता है या मान लीजिए आपके बाद में कोई एक पेशेंट आता है जिसको मान लीजिए क्या हो रखा है, फीवर आ रहा है, तो आपको उसको थर्मोमीटर देना है, ओरल थर्मोमीटर डालना है। अब ओरल थर्मोमीटर को कहां पर रखना होता है, तो आपको क्या करना है, उसकी टंग को ऊपर करना है और टंग के नीचे क्या करना पड़ेगा, टंग के नीचे क्या डालना होता है, यहां पर मेनली आपको थर्मोमीटर का बल्ब रखना है, टंग के बाहर नहीं रखना है, टंग के नीचे डाल करके उसको अच्छी तरीके से पूरी तरीके से लिप को क्लोज करके माउथ को क्या करवाना होता है, बंद करना होता है और 2 मिनट बाद में उसकी रीडिंग लेनी होती है और वो जो टेम्परेचर आता है 2 से 3 मिनट में उसको आपको देखना होता है। अगर आपका डिजिटल थर्मोमीटर होगा अपने आप बता देगा, अगर पारा मरकरी वाला थर्मोमीटर होता है आपको उसको चेक करना होगा, आई लेवल पर चेक करते हैं, लाइट की साइड में लेकर के करते हैं, उजाले में करना है अंधेरे में नहीं करना होता है। अब बात कर लेते हैं ओरल टेम्परेचर के बारे में। ये नॉर्मल बात हो गई, लेकिन अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है जो आपके पास में चल करके आया है तो आपको उसको 5-10 मिनट के लिए यहाँ पर उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर होगा बढ़ा हुआ रहता है, तो बीपी वाले केस में ऐसा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए अब कोई पर्सन आता है आपके पास में 15 मिनट पहले अगर किसी ने हॉट ड्रिंक की है, या तो आप वो गर्म चाय पी के आया है या फिर गरम गरम कोई कॉफी पी के आया है, अपनी सोना मोना जानू के साथ में बाहर चला गया था और वहां से क्या गरम कॉफी पी के आया, चाय पी के आया है, या फिर उसके बाद में आया है, इसके बाद में या फिर वो ठंडा पी के आया है, बाहर घूमता घूमता बोले मेरा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आज ठंडा पीकर चलते हैं, यहाँ पर कोको कोला पीकर चलते हैं, ठंडा पीकर चलते हैं, तो आपको कभी भी किसी भी हाल में हार नहीं माननी है। क्योंकि जब कोको कोला कंपनी की शुरुआत हुई थी फर्स्ट ईयर में केवल उसकी 25 बोतलें बिकी थी, लेकिन उसने धीरे धीरे अपनी हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपनी कंपनी को ऐसा एस्टेब्लिश कर दिया कि जब भी आज कोई ठंडा का नाम लेता है तो ठंडा मतलब कोको कोला। उसने पूरी फिजिक्स को यहां पर बदल करके रख लिया कि ठंडा का मतलब होता है जिसका टेम्परेचर कम होता है उसे ठंडा कहते हैं। लेकिन इतनी बिकी मार्केट में उसने पूरी फिजिक्स को कन्वर्ट करके रख दिया कि ठंडा मतलब कोको कोला, तो ठंडा मतलब कोको कोला नहीं होता है, ठंडा मतलब होता है ऐसी कोई भी वस्तु जिसका टेम्परेचर होता है कम होता है उसे ठंडा कहते हैं। लेकिन उसने हार नहीं मानी, अपनी जिद पर अड़ा रहा और आज है उसने पूरी फिजिक्स को बदल करके रख दिया है। तो इसीलिए आपको भी अपने लक्ष्य को अपनी जिद को मजबूत करके रखना है, किसी भी विषम परिस्थिति में आपको हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको अपने दृढ़ निश्चय के साथ में अपने मंजिल को पाना है और मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे कौन से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा। तो जब भी कोई ठंडा या फिर गर्म पी करके आता है या च्युइंगम चबा करके आता है तो उसको क्या करना है, स्मोकिंग की है तो उसको कम से कम आपके पास आएगा 15 मिनट तक वेट करना है। अगर उसका ओरल टेम्परेचर आपको चेक करना है तो अब कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें ओरल टेम्परेचर होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होगा। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ओरल टेम्परेचर का, तो कौन कौन सी कंडीशन में होगा, एज लेस देन द 6 ईयर चिल्ड्रन, लेस देन 6 ईयर चिल्ड्रन, 6 साल से छोटे बच्चे को अगर आपने मुंह में टेम्परेचर के लिए अगर आपने थर्मोमीटर रख दिया है तो वो उसको मिठाई समझ करके, चॉकलेट समझ करके या फिर कोई लॉलीपॉप समझ करके उसको क्या कर रहेगा, बाइट कर करके खा सकता है। मरकरी बहुत ही ज्यादा वो होती है, टॉक्सिक होती है, इसलिए आपको लेस देन 6 ईयर का कोई चिल्ड्रन है तो उसमें क्या करना है, एक्सिलरी टेम्परेचर को यूज करना है। क्योंकि एक्सिलरी मोस्ट कॉमन पूछा जाता है अगर चिल्ड्रन में, तो बेस्ट आंसर देना है एक्सिलरी देना है। मोस्ट कॉमन होता है ओरल होता है, लेकिन बात करें मोस्ट रिलायबल की तो आपको रेक्टल टेम्परेचर होगा मोस्ट कॉमनली आंसर देना होगा। तो ये आपके 6 साल से छोटा बच्चा है, अगर मान लीजिए किसी पर्सन को क्या लगा हुआ है, क्रॉनिक कफ आ रही है, बार बार में क्रॉनिक कफ कर रहा है, आपके पास आया, कफ में कफ धड़ाधड़ वो खांसता रह रहा है, तो आप जैसे ही उसमें थर्मोमीटर डालोगे कफिंग आएगी, वापस से वो क्या करेगा, ओपन करेगा। उससे क्या हो सकता है, पहला तो आपका थर्मोमीटर टूट जाएगा और थर्मोमीटर भी मान लीजिए आपने बचा लिया तो उसकी रीडिंग होती है सही नहीं आती है। या फिर ऐसा पर्सन जिसको कि मेनली आप
O2 थेरेपी पर है और O2 थेरेपी पर ऑक्सीजन थेरेपी या ऑक्सीजन मास्क लगा करके उसको क्या दे रहे हैं, O2 थेरेपी दे रहे हैं, तो आपको मास्क हटाने की जरूरत नहीं है। आप टेम्परेचर लेने के चक्कर में उसकी पूरी लाइफ को हटा सकते हैं। इसलिए आपको ऑक्सीजन थेरेपी वाले में ऐसे पर्सन जिनको कि क्या है, यहाँ पर सीजर आते हैं, सीजर्स आते हैं, या फिर ऐसे पर्सन जिनको कि मेनली क्या हो रखा है, कैंसर है, सॉरी कैंसर कौन सा, और कैंसर में भी कौन सा, ओरल कैंसर आ सकता है, या फिर आप मान लीजिए किसी को फेशियल सर्जरी हुई है या फेशियल इंजरी है, अगर किसी के फेस में इंजरी हो रखी है या उसने फेस की सर्जरी करवाई है, फेशियल सर्जरी या फिर फेशियल इंजरी हुई है, तो भी उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। उस पर्सन में आपको क्या नहीं करना है, वहां पर ओरल टेम्परेचर को नहीं लेना होता है। तो ये मेनली आपके कौन कौन से पेशेंट, या फिर आप बात करें अनकॉन्शियस पेशेंट हो सकता है, अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, उनमें भी क्या करना है, अवॉइड करना है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ऑरल टेम्परेचर का इन पर्सन में। बात करें सेकंड नंबर पे एक्सिलरी टेम्परेचर का, तो एक्सिलरी टेम्परेचर मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है चिल्ड्रन में। बात करें थर्मोमीटर को 2 से 3 मिनट के लिए रखा जाता है, या 3 to 5 मिनट के लिए यहाँ पर थर्मोमीटर को रखना है एक्सिला में लगा करके अच्छी तरीके से। यहाँ पर क्या बनानी है, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये थर्मोमीटर है, एक्सिला में इसको अच्छे से लगाना है बल्ब से, और इसको बिल्कुल पैक करके एक एयर सील्ड टाइट में क्या बनानी होती है, यहाँ पर एयर सील्ड टाइट कैविटी बनानी है, ताकि बाहर का जो भी इन्फ्लुएंसेस होता है टेम्परेचर का वो इसको क्या नहीं कर पाए, यहाँ पर इसको प्लस माइनस नहीं करना चाहिए। बात करें टेम्परेचर में रेक्टल टेम्परेचर की, तो रेक्टल टेम्परेचर होता है इंपॉर्टेंट है। रेक्टल टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। रेक्टल टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो मेनली ये मोस्ट रिलायबल होता है, मोस्ट रिलायबल मेथड होता है, टेम्परेचर लेने का मोस्ट रिलायबल मेथड है। आफ्टर दैट, डेथ के बाद में मोस्ट कॉमन साइट होती है मोस्ट, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है और एग्जाम में क्वेश्चन दे में दे दिया है कि पर्सन की डेथ हो गई है, तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सा होगा, रेक्टल टेम्परेचर है, ओरल टेम्परेचर उसमें से नहीं लेना है। अब बात करूं मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा, अगर यहाँ पर एल्गोर मोर्टिस क्या होगा, एल्गोर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस और लिवर मोर्टिस के बारे में 3 क्वेश्चन जो कि मेनली 2020 में पटना है उसमें तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछे थे। एज ए टेस्ट क्वेश्चन पूछा है उठा करके, यहां से मैं 3 क्वेश्चन लिखाऊंगा, तीनों क्वेश्चन है पटना एम्स ने 2020 के पेपर में स्किल टेस्ट में पूछा। स्किल टेस्ट वाले में जो पेपर लगा था पटना एम्स का अकेला, उसमें पूछा हुआ था कि एल्गोर मोर्टिस क्या होता है, एल्गोर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस, एल्गोर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस और लाइवर मोर्टिस, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन एज ए टेस्ट एग्जाम में छपे थे। यहां से लिवर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस और एल्गोर मोर्टिस के बारे में, तो एल्गोर मोर्टिस का मतलब होता है डिक्रीज टेम्परेचर आफ्टर डेथ, डेथ के बाद में अगर बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, तो उसे अल्गोर मोर्टिस के नाम से जानते हैं। राइगर मोर्टिस का मतलब होता है स्टीफनेस ऑफ द मसल्स, स्टीफनेस ऑफ मसल्स, अगर मसल्स की स्टीफनेस हो जाती है आफ्टर डेथ, डेथ के बाद में अगर मसल्स का स्टीफनेस हो जाता है तो उसे राइगर मोर्टिस कहते हैं। लाइवर मोर्टिस का मतलब होता है डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी आफ्टर डेथ, बॉडी का अगर डिस्कलरेशन हो जाता है डेथ के बाद में तो उसे नाम दिया जाता है लाइवर मोर्टिस के नाम से जानते हैं। तीनों क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही एग्जाम में 3 क्वेश्चन एज ए टेस्ट सब करके आए थे। लाइवर मोर्टिस डिक्रीज द टेम्परेचर आफ्टर डेथ के बाद बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाना, एल्गोर मोर्टिस कहलाता है। राइगर मोर्टिस के बाद में अब जब बॉडी होती है, आपने देखा होगा कि जब भी किसी की डेथ होती है तो उसके बाद में उसकी जो मसल्स होती है एज इट इज क्या हो जाती है, यहाँ पर ऐसे की जैसे स्टिफ हो जाती है, जैसे रहेगा 2-4 घंटे के बाद में उसकी फिर आप ऐसे ही रह जाता है। तो इसीलिए जब भी कोई पर्सन की डेथ होती है तो उसकी अगर आईज ओपन रह जाती है उसको क्लोज किया जाता है, उसका माउथ होता है उसको क्लोज कर देते हैं, क्योंकि वो 2 से 4 घंटे के बाद में उसमें क्या हो जाता है, मसल्स स्टिफनेस हो जाती है, उसके बाद में वो क्लोज नहीं होता है। इसीलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए उसका तुरंत क्या करना होता है, आपको मसल्स को
पहले से क्लोज करके रखना है। लाइवर मोर्टिस क्या होगा, डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी आफ्टर डेथ, डेथ के बाद में बॉडी होती है पूरी तरीके से पेल हो जाती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होता है रुक जाता है, ब्लड में आरबीसी वगैरह होती है उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो ये मेनली आपको देखने को मिलता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब यहां से बात करते हैं, जब भी आपको टेम्परेचर, अब आपको अगर ओरल टेम्परेचर लेना है लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं है, एक्सिलरी लेना है लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप रेक्टल टेम्परेचर लेते हो तो यहां पर लुब्रिकेट करना होगा, लुब्रिकेट द थर्मोमीटर। तो यहां पर आपको थर्मोमीटर को लुब्रिकेट करने की आवश्यकता होती है, जेली से यहां पर लुब्रिकेट करना है, जेली से, लिग्नोकाइन जेली से। आगे अगर मैं बात करूं कि यहां पर अब बात करते हैं कितना इंसर्शन की बात आती है, कि इंसर्शन इंसर्शन ऑफ रेक्टल थर्मोमीटर, रेक्टल थर्मोमीटर का इंसर्शन कितना करना होता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि रेक्टल थर्मोमीटर का कितना इंसर्शन करना होता है। तो रेक्टल थर्मोमीटर का अगर बात करते हैं अडल्ट में कितना इसका इंसर्शन करना है, और पीडिया या चाइल्ड में इसका कितना इंसर्शन करना होता है, पीडिया या फिर बात करें चिल्ड्रंस में, तो यहां पर अडल्ट में मेनली 4 सेंटीमीटर करना होता है, 1.5 इंच, 1.5 इंच की बात करें, 1.5 इंच या बात कर सकते हैं इसे 4 सेंटीमीटर इसका इंसर्शन करना होगा। बात करें अगर पीडिया या चाइल्ड में तो 1 इंच करना होगा, और 1 इंच को कहा जाता है 2.5 सेंटीमीटर करना होगा। तो यहां पर इंसर्शन होता है अडल्ट में 1.5 इंच या 4 सेंटीमीटर करते हैं, पीडियाट्रिक या चाइल्ड में 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर इसका इंसर्शन किया जाता है। पोजीशन की बात करें, जब भी आपको पोजीशन से क्वेश्चन आएगा तो पोजीशन में या तो आप उसको लेफ्ट लैटरल पोजीशन दे सकते हैं, या फिर उसको दिया जाएगा लेफ्ट लैटरल पोजीशन, या फिर उसको दे सकते हैं यहां पर सिम्स पोजीशन दिया जा सकता है। सिम्स पोजीशन होती है लेफ्ट लैटरल प्रोन को सिम्स पोजीशन कहा जाता है। सिम्स का मतलब होता है लेफ्ट लैटरल प्रोन, लेफ्ट लैटरल प्रोन। अब लेफ्ट लैटरल प्रोन क्या होती है इसके बारे में बता दूं मैं आपको, कि लेफ्ट लैटरल प्रोन का मतलब होता है उसको लेफ्ट साइड में लैटरल पोजीशन देकर के प्रोन की साइड में थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, तो उसे ही लेफ्ट लैटरल प्रोन या सिम्स पोजीशन के नाम से जाना जाता है। तो पोजीशन में लेफ्ट लैटरल सिम्स पोजीशन देनी है, एग्जैक्ट पोजीशन। अब पूछा जाता है क्वेश्चन में कि यहां पर अगर किसी को एनीमा का इंस्टिलेशन करना है तो उसमें कौन सी पोजीशन देते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन में जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक और क्वेश्चन में वो पोजीशन से आपको दिखाने वाला हूं, एनिमा इंस्टिलेशन में कौन सी पोजीशन का यूज करते हैं। तो एनिमा इंस्टिलेशन में मेनली लेफ्ट लैटरल पोजीशन और सिम्स पोजीशन का यूज किया जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको आंसर देना है, कोई एग्जाम में लेफ्ट लैटरल और सिम्स दोनों आती है तो प्रायोरिटी वाइज आंसर जाएगा, सिम्स पोजीशन को आपको आंसर देना होता है। तो लेफ्ट लैटरल और लेफ्ट लेटरल प्रोन जिसे सिम्स पोजीशन कहा जाता है, यह आपको आंसर देना होगा। तो यहां पर मैं अगर बात करूं एनिमा इंस्टिलेशन के में कौन सी प्रोसीजर या एनिमा इंस्टिलेशन में कौन सा पोजीशन यूज करते हैं, तो इसकी बात करेंगे एनिमा इंस्टिलेशन। एनिमा इंस्टिलेशन में पोजीशन यूज करते हैं वो मेनली लेफ्ट लैटरल पोजीशन, या फिर आपको स्टार मार्क लगा करके क्वेश्चन लिखना है, यहां पर डबल स्टार। अगर सिम्स पोजीशन आती है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी आंसर देना होगा, सिम्स पोजीशन या लेफ्ट लैटरल प्रोन, लेफ्ट लैटरल प्रोन या फिर जो सिम्स पोजीशन होती है फर्स्ट प्रायोरिटी आंसर होगा। तो यहां पर प्रायोरिटी पर आंसर जाएगा, वहां पर लेफ्ट लैटरल प्रोन या सिम्स पोजीशन का आंसर होगा। तो एनिमा इंस्टिलेशन के लिए लेफ्ट लैटरल प्रोन अगर आती है ठीक है, दोनों आ जाती है तो यहां पर आपको सिम्स पोजीशन होगा, बेस्ट आंसर देना होता है। अब बात करते हैं यहां पर कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में कि कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं जिसमें कि रेक्टल का टेम्परेचर नहीं ले सकते। तो रेक्टल टेम्परेचर के लिए कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है जिसमें कि रेक्टल टेम्परेचर नहीं ले सकते हो आप। तो अगर मान लीजिए किसी में डायरिया हो रखा है, बिल्कुल भाई साहब यहां पर बार बार में क्या हो रहा है, डायरिया हो रहा है, ब्लडी म्यूकस डायरिया हो रहा है, ब्लडी म्यूकस डायरिया। और ब्लडी म्यूकस डायरिया को किस नाम से जाना जाता है, डिसेंट्री के नाम से जानते हैं,
डिसेंट्री या ब्लडी म्यूकस डायरिया, जिसमें स्टूल के साथ साथ ब्लड और म्यूकस आती है, डिसेंट्री के नाम से इसको जाना जाएगा। अब यहां पर क्या देखने को मिल सकता है, कैंसर है, कैंसर ऑफ द रेक्टम, अगर रेक्टम का कैंसर हुआ है या फिर किसी में अभी हाल ही में रिसेंट सर्जरी हुई है, रिसेंट सर्जरी ऑफ द प्रोस्टेट, रिसेंट सर्जरी ऑफ द प्रोस्टेट की या फिर आपके रेक्टम की रिसेंट सर्जरी हुई है तो उसमें भी आपको यूज नहीं करना है। बात करें अगर किसी पर्सन को हार्ट डिजीजेज होती है तो उसमें भी आपको यूज नहीं करना होता है। अब हार्ट डिजीजेज में क्या होगा, क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वेगल का स्टिमुलेशन होगा। अब जैसे ही मान लीजिए आपने अगर किसी पर्सन में रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए थर्मोमीटर का इंसर्शन करोगे तो वहां पर वेगस नर्व होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है, और वेगल नर्व का स्टिमुलेशन होता है तो वो क्या कर देती है, हार्ट रेट को जाकर कम कर देती है, ब्रेडिकार्डिया कर देती है और उसमें डिसरथमिया करवा सकती है। तो ऐसे पर्सन जिनको के हार्ट डिजीजेज होती है उसमें मेनली अवॉइड किया जाता है, रेक्टल टेम्परेचर को नहीं लेना है, क्योंकि जब भी आप रेक्टल टेम्परेचर लेते हो वेगल का स्टिमुलेशन होता है, वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है तो वो जाकर के क्या करती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का वर्क करती है और वहां पर ब्रेडिकार्डिया करवाती है, हार्ट रेट को कम करती है। इसीलिए आपको अवॉइड करना होता है हार्ट डिजीजेज की कंडीशन में, तो इसको अवॉइड करना है। बात करें अगर किसी तरीके के हेमरोइड्स है, हेमरोइड्स, हेमेरोइड्स है जिसे नाम दिया जाता है, हेमेरोइड्स को किस नाम से भी जानते हैं तो जल्दी से आप बवासीर का इलाज है अर्शदीप लो, अर्शकल्प लो और बवासीर का इलाज करते हैं उसे ही हेमेरोइड्स के नाम से भी जाना जाता है। तो हेमेरोइड्स होते हैं, इनमें भी मेनली आपको क्या करना होता है, यूज नहीं करना है। या बात करें अगर किसी में ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर में रेक्टल ब्लीडिंग हो रहा है किसी का, अगर रेक्टल ब्लीडिंग आ रही है तो भी आपको टेम्परेचर यूज नहीं करना होता है यहाँ पर रेक्टल टेम्परेचर। बात करें जिनमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का मतलब होता है थ्रोम्बोसाइट के काउंट है वो कम हो गए हैं, या फिर प्लेटिलेट, इन्हें कह सकते हैं प्लेटिलेट डिक्रीज, प्लेटिलेट्स काउंट, अगर किसी पर्सन में प्लेटलेट का काउंट कम होता है तो उनमें भी चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर में, रेक्टल ब्लीडिंग में, इन वाली कंडीशंस में भी आपको, हेमेरोइड्स वाली कंडीशन, इन सभी कंडीशन में आपको क्या नहीं करना होता है, वहां पर मेनली अवॉइड करना होता है कि यहाँ पर रेक्टल आपको क्या नहीं करना है, टेम्परेचर नहीं लेना होता है। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वन बाय वन करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के। रेक्टल ब्लीडिंग थर्मोमीटर में ये यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको आज आपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ लिया है, वाइटल साइन के बारे में, और वाइटल साइन से आने वाले एक एक क्वेश्चन को अपन डील करने वाले हैं। अभी अपनी क्लास है, लंबी क्लास चलने वाली है, तो ये आपको मेनली आपको एक पार्ट पढ़ा दिया है, 2 घंटे की आपकी क्लास हो गई है। आगे इसको अपन कंटिन्यूटी में रखेंगे, लेकिन उसमें क्या पढ़ना है आपने, वाइटल साइन में आज पूरी तरीके से सबसे पहले वाइटल साइन क्या होते हैं, किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, वाइटल साइन नॉर्मल क्या होते हैं, कौन कौन से साइन होते हैं जिन्हें वाइटल साइन के नाम से क्या कहा जाता है, तो टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, टीपीआर और बीपी। उसके बाद में 5th स्टैंडर्ड वाइटल साइन पेन था, इमरजेंसी में पूछा जाए तो आपको पीपल रेस्पॉन्स देना है। बात करें 6th नॉन स्टैंडर्ड वाइटल साइन की तो डिस्नी आंसर देना है। बात करें अगर यहाँ पर 5th नॉन स्टैंडर्ड वाइटल साइन के बारे में तो आंसर जाएगा वहां पर एसपीओ2 और ब्लड ग्लूकोज को आंसर देना होता है। आगे अगर बात करते हैं, इसके बाद में आपने बात किया किस तरीके से टेम्परेचर होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन टेक्निक कौन कौन सी होती है, तो आपने पढ़ा था इंस्पेक्शन है। उसके बाद में क्या करना है, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, मैनिपुलेशन, और ये सभी आपने टेक्निक पढ़ ली है। उसके बाद में कैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री कन्वर्ट करना होता है, क्या क्या टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, एक्सिलरी टेम्परेचर कम होता है 1 डिग्री, एक्सिलरी टेम्परेचर होता है वो ऑरल टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, कम होगा, जबकि रेक्टल टेम्परेचर होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्यादा होता है। तो ये सभी के बारे में आपने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, कौन कौन से थर्मोमीटर होते हैं, थर्मोमीटर की खोज किसने किया, तो
स्पाइक मोमेनोमीटर खोज किसने करी थी और यहाँ पर स्टेथोस्कोप की खोज किसने करी, सभी के बारे में आपने 1 बाय 1 करके पढ़ लिया है। रेक्टल टेम्परेचर, ओरल टेम्परेचर, एक्सिलरी टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया है। आने वाले देश और दुनिया से यहाँ पर टेम्परेचर के सभी क्वेश्चन है करवा दिए गए हैं। अब अपन पढ़ेंगे फीवर के बारे में कि फीवर में कौन कौन से टाइप का फीवर आता है। उसके बाद में पल्स पढ़ेंगे, पल्स के बाद में रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बाद में पढ़ने वाले हैं अपन बीपी के बारे में। 1 बाय 1 करके डिटेल में सबका डिस्कस करने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि आने वाले हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपने एक एक क्लास ली है, एक एक वीडियो लिया है, तो आने वाली जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें वादा है आपसे, आने वाली हर कोई एग्जाम में आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से निकाल करके देने वाला हूं। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और अपने सफलता को कि जो सीढ़ी है उसको मजबूत एक कदम बढ़ाते हुए चलिए और अपने जो सफलता है या आपका लक्ष्य है उसके आप तुरंत पास पहुंचने वाले हैं। बस आप मेहनत को अपना हथियार बना करके पूरी तरीके से जोश जुनून और जज्बे के साथ में मेहनत आपकी कभी कम नहीं होनी चाहिए। आने वाले समय में जो आपने सपना देखा है उस सपने को पूरा करने के लिए मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूं। आप अपनी पूरी मेहनत जोश जुनून और जज्बे के साथ में उसी तरीके से करते रहिए, तो आने वाली हर एग्जाम को आपको अपना लक्ष्य दिला करके लौटने वाले हैं। तो आपके घर परिवार का नाम आप रोशन करने वाले हैं, बशर्ते आप अपनी मेहनत के हमेशा बनाए रखिए और मेहनत को अपना हथियार बना करके पूरी तरीके से आपका जोश जुनून जज्बा कम नहीं होना चाहिए कि रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता है। तो आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुनून और जोश को कभी ठंडा नहीं पड़ने देना है। हमेशा आप इंटरनल मोटिवेट होकर के अपने आप में वो एक ललक पैदा करिए, वो एक जिज्ञासु बनिए, क्यूरियोसिटी डेवलप करिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल, धन्यवाद।